अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल वाला होमवर्क थोड़ा सा एक अच्छा होमवर्क था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर कौन सा है? वो जो क्वेश्चन 3 था, 300। अच्छा भाई, होमवर्क ने थोड़ा सा टफ टाइम शायद दिया हो, कुछ चीज़ें प्लस माइनस में आगे पीछे गलत हुई हों, इसलिए ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2, पेज 300 वाला। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रेवो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 आर अंडर फाइनलाइजेशन एंड फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। बियाज प्लांट वॉज कमीशनड, यानी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, एंड बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम जुलाई 2008। यकम जुलाई 2008 को प्लांट इस्तेमाल होना शुरू हो गया एट अ कॉस्ट ऑफ 130 मिलियन। अच्छा, याद रखिएगा हमारा जी एन एंड 31 दिसंबर है। एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग, यानी जिस वक्त इंस्टॉल हुआ, इसकी यूजफुल लाइफ और इसकी पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग वॉज 20 साल एंड 19 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो हम ना साथ साथ ही पेपर में वर्किंग में फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे, फेयर वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ये कितने साल बाद है? 20 साल बाद। तो 19 इंटू 1.1 रेज टू पावर -20 की बजाय +20, 127.8। ये 19 की पीवी फेयर वैल्यू में कन्वर्ट होके बहुत बड़ी फिगर बन गई। पहली बात ये हो गई। तो अब इस 19 को मैं सवाल से काट रहा हूं। अब 19 मैंने यूज नहीं करना सवाल में, और वर्किंग में पेपर में उसे 127.8 एग्जामिनर को ना पहले ही निकाल देना है। बीएस डिस्काउंट रेट इज 10%। देयर हैज बीन नो चेंज इन अबव एस्टिमेट्स। देयर हैज बीन नो चेंज इन अबव एस्टिमेट्स। ऊपर वाले एस्टिमेट में चेंज नहीं आई टिल 31 दिसंबर 13। ना लाइफ बदली, ना लाइफ बदलने का मतलब ये नहीं होता रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी। रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है। लाइफ बदलने का मतलब होता है टोटल लाइफ 20 साल रही है, रिमेनिंग स्टिल निकालनी है। लाइफ बदलने का ये कोई मतलब ना ले लीजिएगा कि लाइफ ही नहीं निकालनी, रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे आप। ना लाइफ बदली 20 साल से, ना मजदूरों के पैसे बदले, एक्सेप्ट, ये क्या बोंगे मारा है, कहते 13 तक चेंज नहीं आई, एक्सेप्ट 13 से पहले चेंज आ गई है। इसका मतलब है 13 तक चेंज आई है, एक्सेप्ट फॉर डी कमीशनिंग। एक्सेप्ट का मतलब है 13 से पहले भी चेंज का ही है कोई। पहले तो क्या उसने डराया हमें, कह के देयर इज बीन नो चेंज टिल 13 एक्सेप्ट, मैं किसी बच्चे को क्लास में नहीं आने दूंगा। ये सुन के आप डर गए। एक्सेप्ट जो अच्छे बच्चे हैं सारे आ गए। अच्छा, किसी बच्चे को क्लास किसी एस्टीमेट में चेंज नहीं आई, एक्सेप्ट डी कमीशनिंग का एस्टीमेट जिसकी पीवी 25 मिलियन है। तो यकम जुलाई 13 को खड़े होकर इसकी पीवी कितनी है? बोले 25 मिलियन। इसका मतलब चेंज आ गई है, लेकिन हमें पीवी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एफवी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस रेट पे खड़े होके 30 जून 9, 30 जून 10, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13 कितने साल गुजर चुके हैं? अभी मैंने सवाल का सोल्यूशन नहीं खोला, मैं यहीं से मोटा मोटा फिगर्स को सही करके जा रहा हूं। कितने साल गुजर चुके हैं? 5 टोटल। इस दिन की, जिस दिन की उसने पीवी दी है, उस दिन खड़े होके अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहूं तो कितने साल रह गए डिसमेंटल होने में? 15 साल। तो यहां भी मैं एज इट इज इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मर्जी यार आपकी, पता नहीं कहां चला गया। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को कॉपी करके, लेकिन अब रेज टू पावर 20 साल या रेज टू पावर 15 साल, तो सवाल को कितने लोगों ने साथ साथ सही कर लिया था? ओके, एफ वी में इसलिए नहीं लिख रहा कि कोई फेयर वैल्यू ना समझ ले। फ्यूचर वैल्यू 25 इंटू
0.1 रेज टू पावर -15 या +15 इज इक्वल टू 104.4। और इसके बाद आपने काट देना था 25 मिलियन को और 19 मिलियन को। और कोई मसला तो नहीं आया था सवाल में? चलें अगला सवाल निकालें। अगले सवाल का P&L सही बना हुआ है सोल्यूशन में, लेकिन अधूरा बना हुआ है, एक दो फिगर्स मिसिंग है उसमें, वो मैंने आपको दिखानी है जी। पेज नंबर 270 263। सनी कॉरपोरेशन, चलो भाई जल्दी कर लो इस क्लास में जो भी करना है। सनी कॉरपोरेशन परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग 120 on 2 January 14 and it is installed on the same date. It is expected to be dismantled in 10 years time. डिस्काउंट रेट इज इतने, डिसमेंटलिंग की फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, लाइफ ऑफ प्लांट इज 10 years, स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, यार इसके साथ 140 के साथ ये तो नहीं लिखा हुआ था नेट ऑफ रिस्टोरेशन, नेट ऑफ डिसमेंटलिंग, नेट ऑफ डी इंस्टॉलेशन? तो फिर इसमें कितने लोगों ने वो फिगर डाल दी थी सॉल्यूशन करते हुए घर में? तो लिखें, इसके साथ नेट नहीं लिखा हुआ, इसलिए डायरेक्ट इसी फेयर वैल्यू को यूज करना था। पिछली दो क्लासेस में हमने इसको यूज नहीं किया, पिछली दो में हमने प्रेजेंट वैल्यू भी डीकमीशनिंग की डाली थी, क्योंकि उधर क्या लिखा हुआ था? नेट लिखा हुआ था। तो लिखें इसमें नेट नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसी 140 को यूज करेंगे, को बढ़ाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे, ये ऑलरेडी ग्रॉस है, ऑलरेडी ग्रॉस, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। बाकी भाई आपने मेहनत करनी थी, जान मारनी थी, दिन रात एक करना था, और करके आपने जो है कोशिश करनी थी कि इसके सही नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंचना था। वो आपके ऊपर है। P&L के अंदर जो एक दो मसले हैं वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। अच्छा, P&L बनाते हुए ना आज बड़ा मज़ा आएगा। मैंने आपको कल ना असल में वाइट बोर्ड पे ज़्यादा बेहतर समझाया नहीं जा सक रहा था, स्क्रीन पे ज़्यादा बेहतर समझाया जाएगा। अगर P&L बनाना है ना P&L, तो 14 के P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जाएगी। देखिएगा बहनें आमने सामने हमेशा हुआ करेंगी। 15 के P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, 16 के P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, 17 के P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, दो दफा जाने, हाँ एक, अच्छा 18 में दो दफा जाने, 18 के P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, और 18 के P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। ये तो P&L में जाने थे। जो चीज पेपर में भूलने वाली थी ना, वो मैंने कहा था दो लाइनें हैं, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस वाली लाइन, और एक चेंज इन, जिसको सॉल्यूशन में इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन के नाम से लिखा हुआ है। चेंज इन एस्टीमेट में क्लास में लिखता था। अब वो वाली लाइनें मैं जरा ढूंढना शुरू करता हूं। एक ये चेंज इन एस्टीमेट वाली, और एक ये तीन लाइनें अगर आप हाईलाइट कर लें तो ये आपको हेल्प आउट कर देंगी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग P&L। क्योंकि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट अल्लाह का शुक्र है कोई बंदा भी नहीं भूलेगा, लेकिन P&L में, सरप्लस में, OCI में क्या जाना है वो भूल सकता है बंदा। अब इन एंट्रीज को करते हैं और देखते हैं P&L में क्या जाना है। एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI, तो P&L के नीचे जो OCI बनता है उसमें पॉजिटिव साइन के साथ ये जाता अगर 14 का P&L OCI हमसे मांगा होता। ये फिगर जानी थी OCI में, इधर बनाया था P&L, इधर बनाया था OCI, इन दोनों का नाम रखा था SOCI। तो OCI में जाना था 23.67 पॉजिटिव। अगला ये कौन सा कॉलम है? सरप्लस इन OCI डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। सरप्लस इन OCI डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, व्हाट डज इट मीन?
कि 17 के पी एंड एल में, किस पी एंड एल में, 17 के पी एंड एल में नेगेटिव 2.33 जाना था इन OCI. इज इट सो? प्रोविजन क्रेडिट सरप्लस इन OCI डेबिट नेगेटिव साइन के तौर पे जाएगा और नुकसान डेबिट. तो इस पी एंड एल को आप सही कर ले जो 18 का बना हुआ है. इसमें एक तो वो लॉस नहीं आया हुआ, ये पी एंड एल है और ये OCI है. एक तो वो जो लॉस आया था कितना 24.25 और OCI में 13 पॉजिटिव नेगेटिव रिवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश लॉस. ये गलती जरा सोल्यूशन में सही कर लें. और अगर खुदा ना खास्ता करंट टैक्स की वर्किंग आती है तो कितनी चीजें उल्टानी है? चपेट मारूं 4 चीजें की उल्टानी है. भाईजान पीबीटी से शुरू करते हैं, पीबीटी से शुरू करते हैं. उससे से पीबीटी तक पहुंचते हुए 3 चीजें माइनस हो चुकी होंगी. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में इंटरेस्ट भी लॉस भी, इनको उल्टा के माइनस क्या करना है? सिर्फ टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन, क्योंकि टैक्स वाले कोई अंदाजे अंदूजे नहीं बदलते. सिर्फ टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है. ऐसे ही हिंट के लिए लिख लें, अगर करंट टैक्स की वर्किंग आ जाए तो इन तीनों को उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी है. अगर करंट टैक्स की वर्किंग आ जाए तो इन तीनों को उल्टाकर एक फिक्रा में डरते डरते बोलने लगा हूं, इन तीनों को उल्टाकर 12 माइनस करना है. नहीं 12 तो वो अकाउंटिंग वाला का डेप्रिसिएशन हो जाएगी ना. टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ. नहीं टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ. आई टेक माय वर्ड बैक, टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ. इन तीनों को उल्टाकर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 120 रुपए पे रिकॉर्ड कर. ये लिख लें इस तरह. 120 रुपए क्या है? 120 रुपए क्या है? 120 रुपए क्या है? समझ आई बात? जरा बता दें. टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन किस पे निकालनी है? टैक्स वाले डीकमीशनिंग की पीवी निकाल के उसको डालते हैं एसेट की कॉस्ट में. तो ये मैं कहना चाह रहा था, 120 रुपए के ऊपर टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट लगा के आपने माइनस करना है. जैसे हमने क्वेश्चन 9 किया था इसी सवाल से अगला. तो अब बोले मैंने क्या कहा है, अगर करंट टैक्स की वर्किंग आ जाए तो इन तीनों को उल्टा के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन क्या करनी है? माइनस करनी है. वो किस कॉस्ट पे निकालनी है? इतने लंबे डाटे में से सिर्फ एक फिगर पे निकालनी है, 120 के ऊपर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन. वो हुई तो मैं देख लूंगा अगर किसी सवाल में है तो. अच्छा जी, अब ये आप आए इधर मेन स्टैंडर्ड में IS 1037 इफ्रिक के नाम से एक डिस्कशन हुई थी जहां मैंने आपको एंट्रीज भी दिखाई थी. होमवर्क पे ही 15 मिनट लगवा दिए हैं. पेज नंबर 249, पेज 249. यार ये थ्योरी पढ़ लें, कोई MCQ आ जाए तो हमें आती हो. थ्योरी पढ़ लें इसकी. इफ्रिक 1 249. इफ्रिक 1 एक इंटरप्रिटेशन है, अप्लाइज टू चेंज इन मेजरमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ साइट पर मिलती जुलती लाइबिलिटीज. डेट इज बोथ रिकॉर्डेड. रिकॉर्डिंग क्या होती है उसकी? एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. डेट इज बोथ रिकॉर्डेड. जैसे ROU डेबिट होता था, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होती थी. ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट. एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. ये मैंने क्रेडिट लिखा है, ये मैंने डेबिट लिखा है. एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ PP एंड एज अ लाइबिलिटी. तो ये जो एसेट की प्राइस है फिर इस पे IS 16 लगने लग जाता है और इसके ऊपर IS 37 लगने जाता है. और अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट. ये क्या चक्कर है? लीज्ड एसेट को भी डिसमेंटल करना पड़ता है. लासानी वाला सवाल मैंने क्लास में करवाया हुआ, एक पास पेपर का सवाल मैंने आपको क्लास में करवाया था. तो अगर एक एसेट ऐसा हो जो कि
लीज पे लिया हो उसको भी डी इंस्टॉल करना पड़ सकता है। ये डी इंस्टॉल करना किसकी जिम्मेदारी होगी, लेसी की लेसर की? लेसी की जिम्मेदारी होगी जिसने इंस्टॉल किया। द इंटरप्रिटेशन ये वाली addresses how the effect of following events that change the measurement of an existing DR and SL should be accounted for। ये चीज है DR and SL, छोड़ने पड़े। A change in estimate of outflow of resources embodying economic benefit, example given cash flow। A change in estimated outflow, estimated outflow होता है फ्यूचर की डिसमेंटलिंग। ओके, एंड अ चेंज इन करंट मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट। याद आ गया? दो ही तो चीजें थी, या क्या चेंज होता है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट चेंज होती है या डिस्काउंट रेट चेंज होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से या और किसी वजह से। एंड द पैसेज ऑफ टाइम, भाईजान पैसेज ऑफ टाइम की वजह से ना इंटरेस्ट आता है। पैसेज ऑफ टाइम की वजह से क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। जब हम एक साल करीब हो जाते हैं डीकमीशनिंग के तो उस वजह से क्या राइज होता है? इंटरेस्ट होता है। तो तीन चीजें स्टैंडर्ड में है। नंबर वन, डीकमीशनिंग की प्राइस बढ़ती या कम होती है, डिस्काउंट रेट बढ़ता या कम होता है, या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से क्या बुक करना पड़ता है? इंटरेस्ट। ये कॉस्ट मॉडल में एंट्रीज थी और ये रिवैल्यूएशन मॉडल में एंट्रीज थी। अच्छा, अगर वैल्यूअर से एसेट रीवैल्यू करवाया है तो क्या एंट्री होगी? अच्छा, और अगर मजदूरों ने कम पैसे मांगे हैं? अच्छा, फर्ज कर लें इसी साल एसेट भी रीवैल्यू हो गया और इसी साल मजदूरों ने भी कम पैसे मांग लिए, तो ये एंट्री आपने 10 रुपए से की, ये एंट्री आपने 2 रुपए से की, नेट ऑफ नहीं हो सकता, जमा होंगे दोनों। तो टोटल सरप्लस तो यूजर को अलग अलग बता दें कि 10 रुपए सरप्लस एसेट रीवैल्यू होने की वजह से हुआ है और 2 रुपए का सरप्लस मजदूरों के पैसे कम मांगने की वजह से हुआ है। ये एक लाइन है, पहले समझें फिर नोट करें। द चेंज इन सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन प्रोविजन इज सेपरेटली डिस्क्लोज। ये सेपरेटली डिस्क्लोज होगा और इसके साथ फिर और कौन सा सेपरेटली डिस्क्लोज होगा? वो रिवैल्यूएशन वाला। तो ये दोनों सेपरेटली यूजर को डिस्क्लोज कर दें। यानी कि अगर सरप्लस आए फॉर द ईयर 12 तो नोट में जाके बता दें 12 में से 10 अंग्रेजी लिख के, 12 में से 10 रिवैल्यूएशन की वजह से और 12 में से 10 2 एस्टिमेट चेंज की वजह से। A change in provision is an indication that asset may have to be revalued. A change in provision एक ही दिन पे वो वाला सवाल कराने मैंने। A change in provision is an indication that an asset may have to be revalued। क्या मतलब है? क्या कभी किसी सवाल में हुआ कि मजदूरों की प्राइस भी चेंज हो रही है और उसी दिन रिवैल्यू हो रहा हो? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कहते मेरा मशवरा, स्टैंडर्ड कहते हैं मेरा मशवरा, जब भी मजदूर ज्यादा या पैसे कम मांगे ना तो फिर एसेट को भी रिवैल्यू करा लिया करो, मेरा मशवरा है। इंशाल्लाह कोई सवाल करेंगे ऐसा जिसमें सेम डेट पे ऊपर चेंज इन प्रोविजन भी हो रही होगी। किस मार्कर वाली? ब्लू या रेड वाली? रेड वाली। और रिवैल्यूएशन भी हो रही होगी। कहते हैं मेरा मशवरा दोनों इकट्ठे किया करो, मेरा मशवरा दोनों, और किसकी वजह से क्या किया करो, उल्ट ना बताइएगा, सीधा बताइएगा। कहते हैं मेरा मशवरा है अगर मजदूर ज्यादा या कम पैसे मांगे तो एसेट को साथ ही क्या करा लिया करो, रिवैल्यू। अगली बात तो आसान है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ समझ लें। वंस द रिलेटेड एसेट हैज रीच्ड द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ऑल सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द लायबिलिटी शैल बी रिकॉर्डेड इन P&L एज दे अकर। अच्छा जी, एसेट की लाइफ एंड हो गई, प्रोविजन में बैलेंस पड़ा हुआ है पूरा 120 मिसाल के तौर पे, इसको डिस्काउंट करके आपने बुक किया था 25 रुपए पे, करते करते प्रोविजन का बैलेंस पड़ा हुआ 120। अब मजदूर शहजादे थे, उन्होंने पैसे मांग लिए 130।
और प्रोविजन में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? अब लाइबिलिटी 120 की थी और खर्चा करना पड़ गया 130। अंग्रेजी पढ़ें जरा। वंस द रिलेटेड एसेट हैज रीच द एंड ऑफ इट्स लाइफ, ऑल सब्सिक्वेंट चेंजेस इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में चेंज आ गई ना। आपने बुक कितने पे की थी? 120। और मजदूर कितने मांग रहे हैं? 130। वक्त गुजरने की वजह से नहीं नहीं नहीं, बस एसेट की लाइफ एंड होगी, आपका अंदाजा गलत हो गया। इट शैल बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल। बता दें जी ये एंट्री कहां जाएगी? पी। अब इसको एसेट की कॉस्ट में डालें अगर कॉस्ट मॉडल हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस बस पी एंड एल में डाल दें। कितने रुपए जी? 10 रुपए। इस तरह की जिंदगी में कई दफा आपको एडजस्टमेंट्स आएंगी। क्रेडिटर ने ज्यादा पैसे मांग लिए, उसी टाइप की चीज है ये। सोचा था क्रेडिटर को 120 देंगे, बैलेंस कितना आ रहा था? 120, लेकिन देने कितने पड़े? बाकी कहां डाल दें? पी एंड एल में। अच्छा जी, डिस्काउंट खोला जाता है, कैसे खोला जाता था? 120 को उठा के थे 15 पे, फिर 15 को उठा के 25 पे, 25 को उठा के 40 पे। इस प्रोसेस का क्या नाम था? द पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन पी एंड एल एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। और अल्लाह का शुक्र है यही हम कर रहे हैं, एज इट अकर्स। कैपिटलाइजेशन इज नॉट परमिटेड। इस बात का मतलब बताएं। इंटरेस्ट की एंट्री एसेट की कॉस्ट में नहीं डालनी, बल्कि इंटरेस्ट की एंट्री कहां डालनी है? इंटरेस्ट में डालनी है, पी एंड एल में डालनी है, कैपिटलाइजेशन नहीं। बोरोइंग कॉस्ट नहीं ध्यान में लाना, बोरोइंग कॉस्ट नहीं ध्यान में लाना कि ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डाल दूं। क्यों? क्योंकि एक मिनट, बोरोइंग कॉस्ट में ना एसेट काबिले इस्तेमाल आते आते अरसा लग जाता था, तो इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालते थे। ये एसेट इस्तेमाल करते करते अरसा लग रहा है या एसेट पहले दिन ही इंस्टॉल कर लिया है? तो जो इंस्टॉल्ड एसेट है उसमें कहां से इंटरेस्ट को अंदर डाल सकते हैं? बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड क्या कहता था? जो इंस्टॉल होने में, कंस्ट्रक्ट होने में, बनने में अरसा लगा रहा है उसका इंटरेस्ट डालो। तो इसका इंटरेस्ट तो नहीं डालेंगे एसेट की कॉस्ट में। ओके, ये बात पढ़ लें, पिछले सफे वाली आखिरी बात। नोट, ये एक नोट है, ये मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा आपको, ये वाला नोट। ये नोट पढ़ लें। कॉस्ट मॉडल में मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं तो एंट्री एसेट डेबिट। कहते हैं एसेट बढ़ाते हुए ना डरा करो, कहते हैं एसेट बढ़ाते हुए डरा करो, एसेट बढ़ाने से सोच लिया करो। अगर आप एसेट कभी जिंदगी में बढ़ाओ ना, कहते हैं मेरा तो मशवरा ये कि आप ना इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, पता चले एसेट इंपेयर हो गया हो। तो अगर कभी मजदूर ज्यादा पैसे मांगे और कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा हो तो क्या डेबिट होगा? तो कहते हैं एसेट कहीं बहुत ज्यादा ही डेबिट ना हो, जो मुझे डर सा लग रहा है, तो बेहतर एसेट को किससे गुजार लो? बस ये एक मशवरा सा दिया उसने कि बेहतर एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार। हाँ जी, पहले नहीं गुजारेंगे, एसेट डेबिट करेंगे, प्रोविजन क्रेडिट करेंगे, फिर जब एसेट बढ़ जाएगा फिर किससे गुजारेंगे? और अगर फिर इंपेयर हो गया तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इन पी एंड एल डेबिट और अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ओके, मार्क कर देना यार। रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन, ये जी हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन। रीस्ट्रक्चरिंग की मिसालें, क्लोजर ऑफ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये एक मिसाल है। आपने बिजनेस का एक पार्ट क्लोज कर दिया, बिजनेस का एक पार्ट क्लोज कर दिया। नेस्ले वाले हैं, नेस्ले वालों ने सोचा यार हम पानी बनाते हैं तो हमें तो शर्म सी आवे, पानी बना के बेचते हैं तो शर्म सी आवे, नलके लगे हुए हैं, ताज़ा पानी आ रहा है ज़मीन से, तो हम पानी बेचना बंद कर देते हैं। क्लोजर ऑफ अ पार्ट ऑफ, दूध नहीं बेचना बंद करेंगे, चॉकलेट्स बेचना बंद नहीं करेंगे, जूस बेचना बंद नहीं करेंगे, क्या बेचना बंद करेंगे? पानी बेचना बंद करेंगे। किसकी तरफ लायबल फील करेंगे? एम्प्लॉयज की तरफ, जो किस फैक्ट्री में है, पानी वाली फैक्ट्री में है या जूस बनाने वाली फैक्ट्री में है या आपके चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में है?
पानी बनाने वाली फैक्ट्री। देखें ना, याद रखिएगा, जब भी लाइबिलिटी आएगी तो कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व होगी ना। वो पार्टी कौन सी होगी? जिसको आपने पेमेंट करनी है। फर्ज करें 50 एम्प्लॉइज हैं पानी वाली फैक्ट्री में, इनके तरफ कौन सी लाइबिलिटी हम महसूस करेंगे? रिडंडेंसी पेमेंट। इनको निकालने, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है। रिडंडेंसी पेमेंट, इनको निकालने के वक्त हैवी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। असल में जब एम्प्लॉइज को आप निकालते हैं तो एम्प्लॉइज एहतजाज करते हैं, तो आप सबको कहते हैं यार 5-5 लाख रुपए तुम लोगों को देंगे, खुदा के लिए जान छोड़ो हमारी। तो अब आप एम्प्लॉइज को निकालने लगे हैं। तो मिसाल के तौर पे 50 में से आपने 48 एम्प्लॉइज को निकाल दिया। तो जो 50 में से 48 एम्प्लॉइज निकाले, 50 लाइन लगा के खड़े हो गए, उसमें से 48 को कहा भाईजान आप निकल जाओ, लेकिन उनको भी पैसे नहीं दिए, तो यू शुड फील योर सेल्फ लाइबल। आप अपने आप को लाइबल फील करेंगे। अच्छा, अब आप अपने आप को लाइबल फील करेंगे टूवर्ड्स एम्प्लॉइज। तो उनको पेमेंट कौन सी करनी है? रिडंडेंसी की पेमेंट। इसके लिए आप अपने आप को लाइबल फील करेंगे और इसकी प्रोविजन बनाएंगे। 48 एम्प्लॉइज में फर्ज करें हर एक को लाख रुपए देने। एक्सपेंस डेबिट पेबल टू एम्प्लॉइज क्रेडिट 48 लाख की जगह एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग या डीकमीशनिंग? प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 2-3 महीने में एम्प्लॉइज को पैसे दे देंगे। और अगर इसी तरह हो कि 4 साल बाद एम्प्लॉइज को पैसे देने हैं, तो फिर वही सारा सर्कल चलेगा उसी तरह। वो उसको आप डिस्काउंट करेंगे और डिस्काउंट करके अनवाइंड करेंगे। तो डिस्काउंटिंग तो हर जगह आ सकती है जब भी पेमेंट डिले करके करनी हो, लेकिन ये पेमेंट आज तक ICAP ने कभी डिले नहीं की। एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी पैसे मांगते हैं, एम्प्लॉय पागल है 4 साल बाद पैसे लें, उनको अभी पैसे देंगे तो वो जान छोड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी नेचर ऐसी है, वो फौरन पैसे मांगेंगे। तो एम्प्लॉइज की तरफ अपने आप को लाइबल फील करने लग जाएंगे। अच्छा, कितने निकाले हैं? 48। 2 बच गए, रशीद और अमजद। रशीद आप इधर हो जाओ, आप इधर आ जाओ। अब सारे सोच रहे हैं अगली बारी शायद मेरी हो। कितने खड़े हुए हैं? कितने खड़े हुए हैं एम्प्लॉइज? कितने खड़े हैं एम्प्लॉइज? अच्छा जी, ये सारे एम्प्लॉइज खड़े हैं, इनमें से आपने रशीद को कहा शीदे बाहर आ जा। इसमें से आपने शीदे को बुला लिया और बशीर जी सर, बशीर ओ बशीर छेतिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ खलो जा। ठीक है जी, तो किस किस को बुला लिया? रशीद और अमजद था सॉरी इधर। तो रशीद और अमजद को आपने बुला लिया कि रशीद और अमजद आप जरा तशरीफ ले आए। अब रशीद और अमजद को हम पानी वाले डिवीजन में रखेंगे या रशीद और अमजद को हम किसी और डिवीजन में शिफ्ट करने लगे हैं? किसी और डिवीजन में शिफ्ट करने लगे हैं। तो रशीद और अमजद के बारे में हमने यह सोचा है कि इनको जूस बनाने वाले डिवीजन में शिफ्ट कर देंगे। ऐसी सूरत में इनके ऊपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इनको, क्योंकि इधर उधर जाके भी इन्होंने पानी बना रहे होने। ओ भाईजान जूस है, ओ तेरी खैर मैं तो भूल गया पानी पा छड़िया। तो भाईजान जूस पाना, सॉरी सर। तो इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इनको न्यू सिस्टम्स लेके देने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है नए कंप्यूटर की इनको जरूरत हो, दफ्तर के अंदर नई और चीजों की जरूरत हो, पुरानी चीजें सारी आपने किसी को इकट्ठी बेच दी हैं, तो इनको नए सिस्टम्स लेके देने पड़ेंगे। और हो सकता है ये नामी ग्रामी लोग हों, जैसे कॉलेजेस में कोई टीचर नहीं होते नामी ग्रामी, वो दूसरे में शिफ्ट हो रहे हों, तो दूसरे कॉलेजेस वाले उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हो सकता है ये बंदा नामी ग्रामी हो और नेस्ले के बैक एंड के ऊपर रशीद का नाम हो कि रशीद पानी वाले डिवीजन में ना, तो पानी वाला डिवीजन अपने पांव पे खड़ा है, वरना तो ये कब तक गिर चुका होता। तो अब रशीद
ईद की एडवर्टाइजमेंट की जाएगी कि भाईजान रशीद जूस बनाने वाले डिवीजन में आगे आप देखना लोकल सेल की बजाय एक्सपोर्ट सेल भी शुरू हो जानी है, और जो बाइडन ने कहना है कि पाकिस्तान का नेस्ले का मैंगो जूस पीना है मैंने, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी होंगी, लेकिन ये प्रोविजन का पार्ट नहीं बनेगी, ये लाइबिलिटी नहीं है आपकी, क्योंकि द लॉजिक इज दीज विल हेल्प इन फ्यूचर बिजनेस। ये किस बिजनेस में हेल्प करेंगी? फ्यूचर के बिजनेस में। ये फ्यूचर बिजनेस में हेल्प करेंगी, इसलिए इन लाइबिलिटीज को आपने रीस्ट्रक्चरिंग की लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं बनाना। चलें जी, ये सारी अंग्रेजी हम पढ़ते हैं किसी जगह के ऊपर और फिर उसके बाद आईकैप का सवाल करते हैं जी। पेज नंबर रीस्ट्रक्चरिंग 229। कल क्या पढ़ी थी? रीइंबर्समेंट। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स। ये स्टैंडर्ड का पैरा कौन सा है? 70। ये कहां होगा? IAS 37 पार्ट A1 में होगा या A2 में? A1 में IFRS है और A2 में IAS है, तो ये A2 में होगा। B जो मैंने मंगवाया था ना उसमें स्टैंडर्ड नहीं होता, उसमें एग्जांपल्स होती हैं, तो B मैंने जो मंगवाया था उसमें एग्जांपल्स थी, तो ये किस में होगा? A2 में होगा। The following are the examples of events that may fall under the definition of restructuring। मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी है ना आपको, क्लोजर ऑफ अ बिजनेस। ये मिसालें पढ़ लें, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या आ जाते हैं? सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ, द क्लोजर ऑफ अ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री और रीजन। एक मुल्क में आपने अपना कारोबार बंद कर दिया, जैसे अभी पाकिस्तान में कुछ खबरें चल रही थी, एक दो लोगों ने कारोबार बंद करे हैं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के आने के बाद। तो क्लोजर ऑफ अ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री और अ रीजन और द रीलोकेशन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये मिसालें आपने जहन में रखनी है, ये लाइनें लिखी होंगी तो पता चलेगा सवाल किसका आया है? रिस्ट्रक्चरिंग का। चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट की पूरी लेयर उठा के निकाल दी आपने। चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट की पूरी लेयर उठा के निकाल दी और उसकी जगह कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इलिमिनेटिंग अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, बड़ी हैवी रीऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द नेचर एंड फोकस ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। इधर के बंदे उधर भेजे जा रहे हैं, उधर के बंदे इधर भेजे जा रहे हैं, और कहीं बिल्डिंग बेची जा रही है, कहीं बिल्डिंग खरीदी जा रही है, ओवरऑल बिजनेस रीस्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये सारे किसकी मिसालें हैं? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रीस्ट्रक्चरिंग की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, अनलेस के गवर्नमेंट आपको कह दे कारोबार बंद कर दो, वो तो फिर लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी। रीस्ट्रक्चरिंग की जो आईके फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है। और रीस्ट्रक्चरिंग की ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव कैसे होती है? आप एम्प्लॉइज में अगर ऐलान ना करें और डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में सोच लें कि वी आर कंसिडरिंग दैट वी विल क्लोज द वाटर डिवीजन बट इट इज नॉट अनाउंस्ड टू एम्प्लॉइज, तो बता दें जी, वो खाला के घर फूफो के घर रिश्ता करने वाली बात अगर आपको याद है, तो इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस दोज आर कम्युनिकेटेड। तो रीस्ट्रक्चरिंग में कम्युनिकेशन भी जरूरी है। किसको? इफेक्टेड पार्टी को। इफेक्टेड पार्टी कौन है? एम्प्लॉइज। अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजेज व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग and it has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring। ये दो लाइनें पेपर में आपने जरूर लिख के आनी है जो मैंने हाईलाइट की हैं, स्टैंडर्ड में घर जाके हाईलाइट कर लीजिएगा। ये दो लाइनें आपने सवाल में लिख के आया करनी है, वो एग्जांपल्स नहीं सवाल में लिख के आया करनी है। ये दो लाइनें स्टैंडर्ड से उठा के आपने कॉपी पेस्ट करनी है। अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेज व्हेन एंड ओनली व्हेन, दो बातें पूरी हों, एंटिटी हैज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग and it has raised a valid expectation in those affected। अफेक्ट कौन हुए होंगे? इट से क्या मुराद है? कंपनी, बिजनेस। that entity will carry out the restructuring।
by starting to implement that plan or announcing its main features to those affected. अच्छा, वैसे फॉर्मल प्लान कैसे पता चलता है आपको किसी का प्लान? मैं मरी जा रहा हूं, मैं मरा जा रहा हूं। अच्छा, तो फॉर्मल प्लान आपको कैसे पता चलता है? तैयारी से ना, तैयारी से। तैयारी क्या हो सकती है? अगर पानी का डिवीजन बंद करना है तो तैयारी क्या हो सकती है? पार्ट्स, पानी के डिवीजन पे उंगली रखी जाएगी, इसको हम बंद कर देंगे। प्रिंसिपल लोकेशंस, गुजरांवाला में फैक्ट्री है, वो बंद करने लगे हैं। लोकेशन, फंक्शन, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग इट्स सर्विसेज, एक्सपेंडिचर्स दैट विल बी अंडरटेकन, क्या क्या खर्चे होंगे हमारे, एंड व्हेन द प्लान विल बी इंप्लीमेंटेड, और डेट, यानी किस दिन अनाउंस होगा। तो ये सारी बातें पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये अगर ये सारी बातें हो रही हैं डायरेक्टर्स के दरमियान, तो व्हाट इज दिस? मींस इट इज अ फॉर्मल प्लान। अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो प्लान बन रहा है। प्लान में क्या क्या डिस्कस हो रहा है? कौन सी जगह बंद करनी है, कौन कौन से फंक्शन बंद करने हैं, कौन कौन सी फैक्ट्रीज बेचनी है, खर्चे कितने आएंगे, किस डेट से बंद करनी है। लेकिन ये सारा प्लान बनाकर अगर कम्युनिकेट ना हुआ फिर नहीं होगा। और अगर कम्युनिकेट हो गया और वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट ना हुई, यानी कि पिछले 10 साल से नेस्ले करे हमने पानी बंद कर देना है, फिर दूसरे साल हमने पानी बंद कर देना है, तीसरे साल जब एम्प्लॉइज को कहेंगे हमने पानी बंद कर देना है, एम्प्लॉइज दूसरे को नहीं मारेगा, ओके डरा रहे हैं। तो अगर वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं हो रही तो फिर भी नहीं होगी, फिर भी नहीं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आई। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की दो शर्तें हैं, ऐलान करने वाला ऐलान करे और अगले के दिल में बात आ जाए कि वो मानेगा, और अगले के दिल में बात बाय डिफॉल्ट आ जाए करेगी, अनलेस के सवाल कह दे कि अगले का दिल कुछ और कर रहा है। अच्छा, अच्छा 78 को जरा छोड़ें और 79 को भी, 80 और 81 जरा देखें। A restructuring provision shall include, a restructuring provision shall include और exclude पढ़ाने लगा हूं। A restructuring provision shall include and exclude। ये भी नहीं पढ़े हमने। A restructuring provision shall include only the direct expenses arising from restructuring। Direct expenses कौन से होते हैं? Which are those that are both, इस खर्चे में दो बातें पाई जाएं, इस खर्चे में अगर दो बातें पाई जाए ना तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा, यानी जरूरी खर्चा। रिडंडेंसी में दो बातें पाई जा रही हैं। इज इट नेसेसरीली एंटेल्ड बाय रिस्ट्रक्चरिंग, क्या ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आया है या किसी और वजह से है? एंड नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज, ये ऑनगोइंग एक्टिविटीज के लिए तो जरूरी बिल्कुल नहीं है। ऑनगोइंग के लिए तो इनको रखे अलग करके। इस रिडंडेंसी में दो बातें पाई जानी चाहिए। नंबर 1, इट इज नेसेसरीली अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, एंड सेकेंडली इट विल नॉट हेल्प इन फ्यूचर बिजनेस, इससे फ्यूचर बिजनेस में हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, जो गए वो गए जान छुड़ा के। तो रिडंडेंसी में लिख लें दो बातें पाई जाती हैं। बल्कि अंदर की बात यह है कि हर वो खर्चा जिसमें दो बातें पाई जाएं, क्या रिस्ट्रक्चरिंग होती तो ये होता, ना होती तो होती तो होता, ना होती तो ना होता, होती तो क्या होती तो होता, रिस्ट्रक्चरिंग होती तो ये खर्चा होता। रिस्ट्रक्चरिंग लड़की है, मोनस है, रिस्ट्रक्चरिंग होती तो ये खर्चा होता, और अगर रिस्ट्रक्चरिंग ना होती, होती बरादरी भी होती है, तो ये खर्चा ना होता। और दूसरी शर्त क्या पाई जानी चाहिए? इससे ऑनगोइंग बिजनेस में हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड, तो ये डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट सच एज, लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें नहीं डालनी। अब आई कैप उसी तरह लिस्टें दे देते हैं, जैसे फिक्स में नहीं लिस्ट देता था, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या चीजें ऐसे कॉस्ट में डालनी है क्या नहीं डालनी, उसी तरह की लिस्ट आ जाया करेगी। रीट्रेनिंग और रिलोकेटिंग कॉन्टेनिंग स्टाफ, कॉन्टेनिंग कौन है? अमजद और बशीर, उनकी मार्केटिंग भी करनी पड़ सकती है, और उनको इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये कौन से इंप्लॉयज हैं? जाने वाले 48 या बचे हुए 2? ये जा रहे हैं 48 और ये बचे हुए हैं 2, 2 बच्चे नहीं, बचे हुए 2।
आई कैप जो है ना, इनकी लॉजिक भी देता है, इनकी लॉजिक भी देता है। पेपर में आप कैसे सोल्यूशन देंगे? पेपर में आप स्टैंडर्ड खोलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डायरेक्ट वही पेज निकलेगा। अच्छा, नहीं बाहर आप टैग लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। इतने स्टिकी नोट स्ट्रॉन्ग करके लगाएं कि वो खींचने से भी खिंचे ना, या खींचने से अगर खिंच भी जाएं तो हवा चलने से उड़ के साथ वाले के पास गिरे ना। या कैप से मैंने ईमेल करके पता किया, उन्होंने कहा इतने स्ट्रांगली लगाएं स्टिकी नोट्स कि हल्का सा हाथ लगाने से कहीं उड़ के साथ वाले के पास ना गिर जाए। बूटी बना के आप उसे दे रहे हो। रिकॉर्डिंग बंद करो। अच्छा जी, तो ये तीन चीजें ऐसी हैं डेट आर नॉट अ पार्ट ऑफ, ओ भाई शैतानियत तो नहीं किसी के जहन में आई हुई, डेट आर पार्ट ऑफ, डेट आर नॉट अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, ये तीनों क्यों नहीं रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट? दीज एक्सपेंडिचर्स रिलेट टू। अच्छा, अब आप पेपर में जब सवाल आएगा तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने पेपर में यहां से इंग्लिश उठानी है। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट such as retraining amounted to rupees 20 million, marketing amounting to rupees 10 million and investment amounting to 2 million। फिगर सवाल से उठा के ये इंग्लिश लिख देनी है। These expenditures relate to future conduct of business, ये भी लिख के आना है, and are not liabilities for restructuring। Such expenditures are recognized on the same basis, ये लिखने की जरूरत नहीं, as if they, छोड़े बोले, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको काट दें शक। तो बस ये ऑनगोइंग बिजनेस को हेल्प करेंगी, इसलिए इससे हमारे रिस्ट्रक्चरिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। दो कॉन्सेप्ट्स और हैं छोटे छोटे, वो आपने बड़ी गौर से सुनने हैं। आखिरी दो कॉन्सेप्ट्स, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। इकतीस दिसंबर 12, ये अनाउंसमेंट्स 2-3 दिन पहले होती होंगी, फैक्ट्री बंद करने से पहले, या कई महीने पहले अनाउंसमेंट्स हो जाती होंगी? कई महीने पहले, बिकॉज ताकि एम्प्लॉयज बैकअप अरेंजमेंट कर लें, सारा अपना नौकरियां तो ढूंढ लें, सब कुछ कर लें। अच्छा, अनाउंसमेंट मेड मे बी इन जुलाई, जुलाई में आपने अनाउंस कर दिया क्या कि 28 फरवरी को डिवीजन हमारा क्या होने लगे, पानी बनाने वाला क्लोज। तो आप इस दिन खड़े हैं, अब आप बताएं क्या यहां खड़े होकर बूथा इधर करके, बूथा इधर करके सोचें क्या अनाउंसमेंट हो चुकी है? तो बाय डिफॉल्ट वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुकी है। तो कंधों पे जरा बोझ महसूस कर रहे हैं आप कि आपने एम्प्लॉयज को इंशाल्लाह फरवरी में जब डिवीजन बंद होगा तो पैसे देने हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये फैक्ट्री में चीजें तो अल्लाह का शुक्र है फरवरी तक बनती रहेंगी, जनवरी फरवरी में फैक्ट्री चलती रहेगी। हो सकता है फरवरी में कोई 10-12 दिन पहले आप चीजें भी बनाना बंद कर दें, लेकिन चीजें आप बनाते रहेंगे। डन हो गया? अच्छा, यहां पे खड़े हो कि आपके लिए फ्यूचर क्या है? जनवरी और फरवरी। यहां खड़े हो कि आपके लिए फ्यूचर क्या है? जनवरी और फरवरी। मैं ईयर एंड पे खड़ा हूं और फ्यूचर को देखूंगा। फ्यूचर में अगर मैं ऑपरेट करूं तो हो सकता है कोई लॉस आए। फ्यूचर में अगर मैं ऑपरेट करूं तो हो सकता है क्या आए? लॉस आए। क्या मतलब? जनवरी और फरवरी की मैं सिर्फ बात करने लगा हूं, जनवरी और फरवरी की। जनवरी और फरवरी में जो पानी मैं बनाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है कि पानी की बोतल बनाऊं 50 की और बिके 45 की? इज इट पॉसिबल? लेकिन मैं क्योंकि ऐलान कर दिए, मैं अनाउंस कर दिए हैं, तो मैं रिवर्ट बैक नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं यार इंशाल्लाह मैं बनाता रहूंगा, कोई मसला नहीं, यार थोड़ा लॉस ही आ रहा है ना, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बस फरवरी तक ना खींच तान के किसी तरह फैक्ट्री को चलाओ। तो जनवरी और फरवरी खींच तान के, खिंच तरूक के, आप खींच खूंच के सोचे आपने कि मैंने इंशाल्लाह फैक्ट्री बंद नहीं करनी क्योंकि अनाउंसमेंट मैंने 28 फरवरी की कर दी हुई है। क्या जनवरी और फरवरी में लॉस आ सकता है ये चीजें बनाने पे? क्या अगर आप फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो ये लॉस आएगा? क्या इस लॉस की प्रोविजन बनाऊं? एनआरवी लॉस की तो प्रोविजन बनाते थे आप। एनआरवी लॉस 50 वाली चीज 45 में बिकेगी। मैं आपको कोशिश करता हूं एनआरवी लॉस और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में फर्क समझाने की, अलग रहे समझ आ जाए। दिसंबर में ना आपने कुछ बोतलें बनाई थी,
उसमें से 2500 बोतलें, फैक्ट्री है ना, 2-4 बोतलें तो ना करें ना, दिसंबर में आपने बोतलें बनाई थी, उसमें से 2500 बॉटल्स आपके स्टॉक में पड़ी हैं। ये 2500 बॉटल्स फ्यूचर में 2 रुपए का लॉस देके जाएंगी फी बॉटल। इट इज कॉल्ड एज एनआरवी लॉस एंड इट इज बुक एज पर IAS 2, नॉट एज पर IAS 37। इट इज बुक, ये बुक किया जाता है एनआरवी लॉस। लेकिन जनवरी में 10,000 प्लान है आपका बोतलें बनाने का, और फरवरी में भी 10,000 बोतलें बनाने का और आपका प्लान है। तो जनवरी और फरवरी में आपके बोतलें बनाने का प्लान है, और वो 10-10 हजार बोतलें जो आपने बनानी है 20,000, ये बना ली हैं, बनाएंगे। बनाने पर लॉस आ गया है, आ सकता है। मुर्शिद ने कहा चाय छोड़ दो, मैंने मुर्शिद छोड़ दिया। अजीब सी बात है, मुर्शिद ने कहा चाय छोड़ दो, मैंने। अच्छा, कोई मुझे डरा रहा है कि जनवरी फरवरी में नुकसान मैं बोतलें बनाना छोड़ सकता हूं। इरादा नहीं है छोड़ने का, छोड़ सकता हूं ना, छोड़ तो सकता हूं ना। कैन आई अवॉइड दिस लॉस? हाँ, मेरी नीयत है भी, मैंने करना नहीं है, बट 31 दिसंबर को खड़े होके होता है 1-2 जनवरी को मैं सोचो चल यार बस बंद करें, तो कैन आई अवॉइड दिस लॉस? यस, दिस लॉस कैन बी अवॉइडेड। सिंपल सी बात है। मैं आज खड़ा हूं, आप कॉलेज वालों को कहें यार हमें लग रहा है अगले सेशन में आपको लॉस आएगा, और तेरी मेहरबानी। नहीं, प्रिंसिपल साहब अगर आप फ्यूचर में ऑपरेट करें ना, जरा करके देखें फ्यूचर में ऑपरेट, आपको मुझे लग रहा है लॉस आना है। ओ भाई तेरी मेहरबानी सर, इसकी नहीं लाइबिलिटी करें सर लाइबिलिटी बुक करें सर। ओ भाई केड़ी लाइबिलिटी सर? अगर फ्यूचर में आपने बच्चों को एडमिशन दिया और अगर वो आ गए और अगर टीचरों को तनख्वाहें दी, मुझे लग रहा है लॉस आ जाना है सर, इसकी लाइबिलिटी बुक करें। ओ भाई केड़ी लाइबिलिटी? जिगर मैं कॉलेज ही बंद कर दूंगा। और बता होना आराम है। अब कौन सी लाइबिलिटी? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरवी लॉस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरवी लॉस एंड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस? एनआरवी लॉस क्या होते हैं? जो चीजें बन चुकी हैं और सस्ती बिकनी है उन पे जो लॉस आएगा। एंड व्हाट इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस? जो बनी नहीं, बनेंगी और सस्ती बिकेंगी, उन पर लॉस आ सकता है। तो 10,000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स, इन पे कौन सा लॉस आएगा? और जो प्रोडक्शन प्लान है मेरा, ये प्लान है मेरा बनाने का, इन पर जो लॉस आएगा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। विच लॉस इज अवॉइडेबल एंड विच इज नॉट अवॉइडेबल? इट इज अवॉइडेबल। इट इज, एक मिनट, अंग्रेजी, आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अप टू द डेट ऑफ identifying future operating losses up to the date of up to 28 फरवरी are not included in provision, ये कल हम पढ़ेंगे। अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट ही ऑनरस हो जाए, ये कल हम पढ़ेंगे। अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट ही ऑनरस हो जाए, काटना नहीं आपने अभी। तो इंग्लिश का फिक्रा याद नहीं करना, स्टैंडर्ड खोल के बस लिखना है। फिक्रा जरा पढ़ लें 2-3 दफा। आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग अप टू 28 फरवरी, अप टू 28 फरवरी की जगह बेहतर लफ्ज है फ्रॉम 1 जनवरी टिल 28 फरवरी आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन। नोट कर लें, ये FOL है, नो लाइबिलिटी। और यार देखें ना, अगर लाइबिलिटी आप बुक भी करें तो किसकी तरफ लाइबल है? नहीं, मजदूरों की तरफ तो लाइबल नहीं, ये तो बोतलें बनानी है। किसकी तरफ लाइबल है? तो लाइबिलिटी में पार्टी भी होती है ना कोई दूसरी, तो लाइबिलिटी में पार्टी कोई नहीं नजर आ रही दूसरी, अब बोतलें ही ना बनाए। लेकिन जो पड़ी हुई है 2500 बोतलें, वो IAS 2 एनआरवी लॉस से गुजार लें, वो कोई मसला नहीं। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरवी लॉस उमेर भाई एंड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। चलें जी, आगे बढ़ें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दैट इज लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग। 28 फरवरी को मशीनें बिकनी है या नहीं बिकनी? जल्दी बताएं। फैक्ट्री बिल्डिंग बिकनी या नहीं बिकनी? बिकने के ऊपर गेन आ सकता है, अच्छा
अब जरा ओनर कह रहा था चलो यार ये यूनिट्स या इन्वेंट्री तो फारक करो ना, इन्वेंट्री फारक करो, सारी चीजें फारक करो। ये डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं। 31 दिसंबर को हम खड़े होकर सोच रहे हैं 48 लाख हमने एम्प्लॉइज को देने हैं, समझ आ रहे हैं? एम्प्लॉइज को पेएबल है 48 लाख, ठीक है। मैंने इस दिन खड़े होकर सोचा कि मैंने मशीन भी बेचनी है और बिल्डिंग भी बेचनी है। कौन सी वाली? वाटर वाली मशीन और बिल्डिंग बेचनी है, यानी फैक्ट्री पूरी बेचनी है। और मुझे गेन आएगा बेचने में, महंगी बिकेंगी क्योंकि चीजें महंगी हो गई हुई हैं, महंगी बिकेंगी, मुझे गेन आएगा 3 लाख का। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले दिन पढ़ाया था स्टैंडर्ड के, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के नाम से पढ़ाया था। अब बड़ी पुरानी बात होगी, वे भूल गया हुआ है। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, मुझे बताएं इनको नेट किया जा सकता है 48 और 3 को? 48 और 3 को नेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 का गेन आइए 16 में डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। ये ना सोचें कि इतना बचेगा, इतना स्टैंडर्ड कहते ज्यादा साइंसदान ना बन, तेरी मेहरबानी। दो अलग अलग चीजें, इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं कि मैं 48 दूंगा, मुझे 3 बचेगा, मुझे 45, चाची तेरी मेहरबानी। ये IAS 37 है और ये डिस्पोजल का टी अकाउंट बनेगा कब? जब डिस्पोज होंगे, तो उस वक्त डिस्पोजल का टी अकाउंट में ये गेन लॉस के स्टैंडर्ड के तहत बुक करेंगे, IAS के तहत। ये आगे है गेन या एक्सपेक्टेड है गेन? सबर एक दफा पढ़ लेने दे मुझे। एज रिक्वायर्ड बाय पैरा 51, कहते तुम्हें याद ना हो तो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, हमें नहीं याद, चलो छोड़ो फिर। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल का लफ्ज क्यों लिख रहे हैं? हमें खड़ा ही 31 दिसंबर को ना। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग इवन इफ द सेल ऑफ एसेट इज अ पार्ट ऑफ, मुश्किल लफ्ज़ आते हैं आपको पता है, हम छोड़ देते हैं। इवन इफ द सेल ऑफ एसेट इज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, अगर सेल ऑफ एसेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है तब भी आपने ऐसा नहीं करना, हालांकि ये रिस्ट्रक्चरिंग का मेन पार्ट है, ये एक्टिविटी, ये तो बेचनी है हमने सारी चीजें, फिर भी आपने इसको नेट नहीं करना। तो लिखें ये डायग्राम, पैरा 83 चल रहा है ना, तो 48 में से 3 माइनस नहीं करेंगे, बस ये लिख लो, 48 में से 3 माइनस नहीं करेंगे। ये स्टैंडर्ड ना होता तो शायद सारे स्टैंडर्ड ना होते। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कैसे बनते होंगे? यानी एक कमरे में बैठते होंगे 15 अकाउंटेंट, बाहर निकलते होंगे, स्टैंडर्ड बना होता होगा। आपको पता है स्टैंडर्ड पहले बनाया जाता है, फिर उसका ड्राफ्ट पूरी दुनिया में भेजा जाता है, फिर दुनिया वाले कहते हैं कि अगर ये हो जाए, फिर स्टैंडर्ड वाले सोचते हैं हाँ ये भी हो सकता है, ओए ये भी हो सकता है, चलो इसकी भी लाइन डाल दो। फिर दुनिया वाले एक और मसला पूछते हैं, अगर ये हो जाए, ओए ये भी हो सकता है, चलो इसकी भी लाइन डाल दो। तो इस तरह फिर जरा अंग्रेजियों के फिक्रे डालते रहते हैं। तो इस तरह दुनिया में स्टैंडर्ड बनते हैं। मेहरबानी आपकी, आपको पता चल गया। तो ICAP को भी ड्राफ्ट आता है जब नया स्टैंडर्ड बनता है, और ICAP अपने मेंबर्स में बांटता है, और मेंबर्स राय दे सकते हैं CA करने के बाद इंशाल्लाह जल्दी। 3 साल रह गए आपको, 3.5 रिमेनिंग, 3.5 रह गए माशाल्लाह। कमाल हो जाएगी यार अगर आप ये सवाल कर दें। 30-15 पे खड़े होकर आपने सोचना है क्या करना है, और 30-16 पे खड़े होकर आपने सोचना है क्या करें। अगला सफा नहीं यार, 1 मिनट रिवाइज कर लें। प्रोविजन किसकी बनानी है? जिस खर्चे में 2 बातें पाई जाएं, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी हो और फ्यूचर में इससे फायदा ना हो, जैसे रिडंडेंसी। रिस्ट्रक्चरिंग किसकी नहीं बनानी? रीट्रेनिंग, रीलोकेशन की। मार्केटिंग वो जो 2 बंदों की है, 2 बंदों के लिए नए सिस्टम खरीदने हैं क्योंकि इससे फ्यूचर बिजनेस को फायदा होगा। आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन नहीं बनानी, और फ्यूचर गेन्स को नेट नहीं करना। ये कुछ 4-5 चीजें हैं, तो इनकी बुनियाद के ऊपर। और ये वाला पैरा याद है, आ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइजेस व्हेन एंड ओनली व्हेन, ये तो पैरा पता है ना। अब ये दोनों सारे जहन में कॉन्सेप्ट रख के ट्राई करें जरा।
क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल में जो लिखा हुआ है ना एज्यूम, ये ना पढ़िएगा, ये मैं काट रहा हूं क्योंकि ये IS 10 है, ये IS 10 है। असल में कल और परसों हम IS 10 करेंगे, तो फिर जो है वो इस स्टैंडर्ड कोर IS 10 को मिक्स करके सवाल आते हैं, वो हम करना शुरू करेंगे। IS 10 1.5 दिन में हो जाता है। जल्दी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। किस दिन खड़े हैं आप? पहले 30 जून 15 को, 30 जून 15 को, और फिर किस दिन खड़े होंगे? 30 जून 16 को। जल्दी करें। इधर रख दो, टेक लगाओ, टेक लगवाओ। अच्छा चलो ठीक है। चलें जी। The following information pertains to Neptune Limited, which is engaged in the manufacturing of batteries and chemicals. कितनी चीजें बना रही है? दो। क्या बंद करने का सोचा है? क्या बनाती रहेगी? ऑन 30 अप्रैल 2015, ऑन 30 अप्रैल 2015। मेरा ईयर एंड क्या है? किस दिन? ऑन 30 अप्रैल 2015 एनएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड कि बड़े की शादी कहां करनी है। डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द केमिकल डिवीजन विच वाज इनकरिंग हैवी लॉसेस। डिसीजन, फैसला खत्म, तय हो गई है, खत्म बात, बस बंद करेंगे करेंगे। बट फुल स्टॉप का मतलब यहां मैं बट ले रहा हूं, कोई बट तो नहीं बैठा हुआ। फुल स्टॉप, बट द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 15। But the decision was made public on 10 दिसंबर 15। यहां खड़े होकर मुझे बता दें, मैंने डिसीजन कम्युनिकेट कर दिया? बता, कम्युनिकेट किया था डिसीजन। 30 जून 15 का मैं क्या जवाब दे के आऊंगा? ना, मैं जवाब दे के आऊंगा, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग is only when and when there is a detailed formal plan for restructuring and it has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring. Full stop. As in this case, no formal announcement has been made, so no provision should be recorded for cost of restructuring. ये मेरे साल का जवाब हो जाएगा। किस साल का? 30 जून 15 का। बिकॉज नो डिसीजन हैज बीन। अब ये फायदा होगा स्टैंडर्ड खरीदने का। आगे चलें। नेक्स्ट एंड कितने के हो गए आप? 52-50 के, और पिछले में कितने के लिए हैं? 29-50 के। खैर ऐसे ये फाइनल में भी यूज होंगे ना, आप इसको डेप्रिशिएट कर लेना। आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना लें। FR1 में भी यूज होते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, तो द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 2015। डिसीजन का पब्लिक हो गया था, तो इसका मतलब है कि हमारे साल तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, तो हम मजे से चारपाई पर सो जाएं, हम मजे से चारपाई पर सो जाएं। और क्योंकि वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू एनीवन, सो आप हमारे कंधे फील कर रहे हैं खाली खाली हैं। द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 15। एनएल कमेंस नेगोशिएशन विद वीनस लिमिटेड इन मार्च 16। मार्च 16 में हमने वीनस को बुलाया। वीनस, वीनस तुम वीनस वीनस हो, इधर आओ। वीनस पसंद करोगे हमारा पूरा केमिकल डिवीजन? हमें लॉसेस आ रहे थे, तुम पसंद करोगे? वो कहेगा ऐसी की तैसी तुम्हें लॉसेस आ रहे थे, मैं खरीदने को तैयार हूं। तो मार्च 16 में हमने बायर को बुला लिया। हम सेलर होंगे और वो बायर होगा। सेल वाज फाइनली एग्जीक्यूटेड ऑन 31 जुलाई 16, और अगले साल बिक गया डिवीजन। यही तो कॉन्सेप्ट होगा कि हमारे साल खड़े हुए हम लाइबल फील करे होंगे पैसे देने के। बिका कब? अगले साल। डिवीजन क्लोज हमारे सवालों में आमतौर पे करवाया करेगा अगले साल।
अगले साल डिवीजन बंद हो गया 31 जुलाई, ये तो क्या तारीख थी 30/16, अगले साल डिवीजन क्लोज हो गया। जैसे मैंने अभी 2 महीने बाद करवाया था ना, इन्होंने 1 महीने बाद किया है। लेकिन मुझे बताएं मैं इधर लाइबिलिटी बुक क्यों करूंगा, क्योंकि अनाउंस कर चुका हूं ना, अनाउंस कर चुका हूं। तो व्हाट इज लाइबिलिटी? व्हेन देयर इज अ पास्ट इवेंट टू बी मेड पेमेंट इन फ्यूचर, यही तो लाइबिलिटी होती है। बिजली का बिल क्या होता है, इधर आया इधर पे करेंगे, इट इज अ लाइबिलिटी। रेंट क्या होता है, इधर बिल्डिंग इस्तेमाल की, पैसे नहीं दिए, अगले साल पे कर देंगे। लोन क्या होता है, इधर लिया इधर वापस कर देंगे। रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, इधर ऐलान किया, अगले साल बेच के मजदूरों को पैसे दे देंगे। तो रिस्ट्रक्चरिंग इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब है हम यहां खड़े देखेंगे, इवेंट इज कम्युनिकेशन, पास्ट इवेंट इज अनाउंसमेंट, और पेमेंट अब ड्यू कब होगी हमारी, अगले साल 31, वो हमारी मर्जी है, हम 31 जुलाई को पेमेंट कर दें या रिक्वेस्ट करके अगस्त में सितंबर में पेमेंट्स कर दें। वो जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते रहे हम एम्प्लॉयज़ को पेमेंट्स करते रहेंगे। 31 जुलाई को अल्लाह का शुक्र है केमिकल बंद हो जाएंगे। तो यहां पे खड़े होकर मुझे बताएं व्हाट इज पास्ट इवेंट, अनाउंसमेंट, एंड पेमेंट इज ड्यू ऑन अगला साल, देयरफॉर वी शुड फील लायबल, और पेमेंट कर दी है एम्प्लॉयज को। इस लायबिलिटी का नाम क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन। कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, जबरदस्त सवाल है। कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, यानी कि खर्चा एक्चुअली पे कब किया, अगले साल, जुलाई और अगस्त। इसीलिए तो यहां खड़े होकर क्या फील करेंगे। चलें जी, जुलाई और अगस्त में जरा देखते हैं क्या खर्चे हुए। हो सकता है जुलाई में शुरू में एम्प्लॉयज को निकालने लग गए हों, 15-16 जुलाई को 4-5 बंदों को बुलाया, आप कल से ना ही आए, ये पकड़े पैसे जाएं। फिर 18-19 जुलाई को आप भी आ जाएं, सारे जाएं, खाना खा रहे थे वो, इतना ही खाना खा के जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने जुलाई अगस्त में लोगों को निकालना शुरू कर दिया। और 31 जुलाई को वीनस को हमने केमिकल डिवीजन में से बेच भी देना है। फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन जुलाई एंड अगस्त, समझ आई बात। जुलाई अगस्त का मतलब, जुलाई अगस्त में ये खर्चे हुए, कौन सा जी, रिडंडेंसी कॉस्ट। इज इट अ पार्ट ऑफ प्रोविजन एज पर पैरा नंबर 79? नो, एज पर पैरा नंबर 80। पैरा 80 की रोशनी में ये लाइबिलिटी है। डन हो गया। अगला खर्चा कौन सा हुआ है, जुलाई अगस्त में हो रहे हैं, जुलाई अगस्त में हो रहे हैं खर्चे, अगले साल हो रहे हैं। स्टाफ फॉर रीलोकेशन टू, कुछ को निकाल के बैटरी में डाल दिया कुछ को निकाल के बैटरी वाले डिवीजन में डाल दिया। इसमें कौन लिखे, 81, कौन सा वाला, रीट्रेनिंग या रीलोकेशन, रीट्रेनिंग। पैरा नंबर 81 लिख के आएंगे, लेकिन इसकी लाइबिलिटी बुक नहीं करेंगे, लाइबिलिटी बुक नहीं करेंगे। आगे बताएं जी। ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम, करेंगे ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर, ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर। मैंने तो आपको कहा था फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, इसने तो फ्यूचर का लफ्ज लिखा ही नहीं। ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर, इसने तो फ्यूचर का लफ्ज लिखा ही नहीं। भाई मैं यहां खड़ा हूं ना, तो यकम जुलाई तो फ्यूचर है। ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम यकम जुलाई, ये एनआरबी लॉस है, या ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, यानी कोई चीजें बनाएंगे तो लॉस आएगा, ना बनाए तो नहीं लॉस आएगा। तो अब फ्यूचर का कैसे पता चल रहा है, मुझे पहले ये समझा दें। फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर, 30 जून को खड़े होके तो मेरे लिए फ्यूचर ही है ना, फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर। तो ये लॉस आ गए हैं या यकम जुलाई के बाद आएंगे, कब आएंगे, जब ऑपरेट करेंगे। और अगर ऑपरेट तो ये लॉस नहीं आएंगे। दीज लॉसेस कैन बी अवॉइडेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 रुपए की भी प्रोविजन बनाने की जरूरत, जब कभी लॉस आएंगे इंशाल्लाह अगले साल बुक हो जाएंगे इंशाल्लाह, इन्ना लिल्लाह। अच्छा, जनरल एंट्रीज बता दें जी। जनरल एंट्रीज 30 जून 15 को बताएं। नो एंट्री, चलें ठीक है, नो जनरल एंट्री। इधर बताएं, प्रोविजन क्रेडिट कितने से
10.5 एक्सेलेंट। चलें जी तस्वीर खींच लें। ये कौन सा साल है और ये 30 जून 16 का साल। चलें ठीक है, आधा मिनट ले लें, वो नोट करना है किसी ने तो जल्दी जल्दी। अगर फाइनल अकाउंट के सवाल में ये आ जाए मिसाल के तौर पे 30 जून 16 वाला साल, तो क्या एंट्री करके आएंगे? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन करंट लाइबिलिटीज में शो कराएंगे, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि अगले महीने ही उनको पेमेंट कर देनी है आपने। इसको प्रोविजन क्यों कहेंगे? इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। अनसर्टन टाइमिंग है ना, कोई एम्प्लॉय किसी दिन जा रहा होगा, किसी को किसी दिन दे रहे होंगे, किसी को किसी दिन दे रहे होंगे। अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। कितने लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा था सवाल पढ़ते हुए सब कुछ? बहुत इजी सवाल होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बस लेते हैं, बड़ा क्लियरली चीजें समझ आ रही होती हैं, कोई ऐसी घुमाई फिराई नहीं होती जी। अब मुझे बता दें इसको फिर लिखेंगे कैसे। अब वो वाला पैरा भी लिखेंगे ना पहले, एक एक यहाँ पैरा 72 भी लिखेंगे ना। A constructive obligation to restructure arises for the year ended 30 June 2016 because the plan is announced formally on, चलो मैं देख लेता हूँ। The plan is formally announced on 10 December 15, thereby creating a valid expectation in the parties affected. That entity will carry out the restructuring. ठीक है जी। इसके बाद वैसे ये वाला आई कैप इतना लिख के नहीं आ रहा, ये वाली 2 लाइनें लिखनी चाहिए उससे, ये लिखता नहीं है इतनी। आई कैप लिखते हैं रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड द रिडंडेंसी कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज इतने। इसकी लॉजिक नहीं देता, लेकिन इनकी आगे सारी लॉजिक्स देता है। हाउएवर अ रिस्ट्रक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड, कितनी है वो? ट्रेनिंग की है, रिलोकेटिंग की है? However, restructuring provision does not include the cost of retraining amounting to rupees, ये जरूर आई कैप लिखता है, because these expenditure relate to and are not a liabilities for restructuring. restructuring की liabilities नहीं है। और एक लाइन और हम लिख के आएंगे, नहीं पैरा 83 तो नहीं, 83 को 82, identifiable future operating losses from यकम जुलाई till closure of division। थोड़ी सी बीच में जरा मारते रहे ना बातें। from यकम जुलाई till closure अमाउंटिंग टू रुपीज इतने आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन। इसकी लॉजिक कोई नहीं, बस आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन। इसकी लॉजिक ये है बिकॉज दीज कैन बी अवॉइडेड। आई कैप का सोल्यूशन पढ़ लें, कुछ हम कुछ और लिख के आ रहे हो पेपर में, कुछ और लिखो। ये आई कैप का वर्स्ट तरीन सोल्यूशन है भाईजान, ये इस तरह का सोल्यूशन नहीं आता, ये तो पता नहीं किसी एग्जामिनर ने गलती से सोल्यूशन बना दिया था। अब तो बड़े अच्छे सोल्यूशन आ रहे हैं, ये तो बड़ा बहुत ही लो क्वालिटी का सोल्यूशन है। Neither provision nor disclosure should be made at ये वाला तो लाइन काफ़ी है, ये तो उतनी है। An entity has no detailed formal plan for the disposal and has not made any decision public, thus not arising any constructive or legal obligation। और दूसरे साल का जवाब क्या है? The provision should be recorded because the obligating event is the communication of plan, जो हमने पैरा 72 से लिखा है, to the public, which creates a the division will be। However, provision should only be recognized to the extent of IS 37 prohibit the recording of future operating losses and staff training। इसका मतलब है शायद इस तरह का भी आप जवाब लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी किसी अटेम्प्ट में एग्जामिनर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताया जाएगा। जैसे बचपन के अंदर अलिफ को 5 दफ़ा खींचना होता है तो कारी साहब 8 दफ़ा खींचते हैं। अंदर जो है घर वाले परेशान हो रहे होते हैं कि इतनी लंबा खींच रही ताकि बच्चा 5 दफ़ा करे कम से कम। तो इसी यही वजह है, थोड़ा सा आपको लेंथी बताया जा रहा है ताकि आपसे कम से कम आपको पता है आपने भी पेपर में शॉर्ट करना होता है थोड़ा सा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर ने ऑलरेडी किताब में शॉर्ट लिखी होती हैं, जब आप उनको शॉर्ट करके आते हैं तो ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, सबसे मज़े की बात, जिस तरह ये इसको ऊपर कर दें, स्लो फिलहाल बंद कर दें 2 मिनट।
ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगले समय पे आ जाएं। नया कॉन्सेप्ट, यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद राइस प्रिंसिपल। आप राइस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास गए, सर नवीर अंसारी, मैं आपसे जो है वो मुलाकात करने आया हूं, डेट आई विल प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज। ये जमादारी वाला काम ना यार, आपने बंदे रखने हैं। हाँ, ये खुद तो नहीं जाके आपने उधर झाड़ू मार रहे हो ना, खुदा का खौफ करें। तो समझते जाए, ये सबसे मजे का और आसान कॉन्सेप्ट है। यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल साहब दैट आई विल प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विस। सर सफाई मेरी तरफ से, अल्लाह का शुक्र है सफाया नहीं करूंगा। मेरा नाम खुरम है, जो नाम है एतमाद का, खुरम सफाई वाले मशहूर हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, बंदे मेरी तरफ से आएंगे। जिस तरह सिक्योरिटी वाले होते हैं, अब ये सिक्योरिटी गार्ड अक्सर जो होते हैं वो कॉलेज ने तो नहीं रखे होते, वो किसी सिक्योरिटी कंपनी ने रखे होते हैं। तो आपने ना एक कंपनी बना ली जिसमें आप जमादार हायर करते हैं और आप जगह जगह जाके क्या देते हैं, क्लीनिंग सर्विसेज देते हैं, क्लीनिंग सर्विसेज देते हैं। तो यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल साहब डेट मैं क्लीनिंग सर्विसेज सर मेरी तरफ से इन कॉलेज। प्रिंसिपल साहब ने कहा ठीक है भाईजान, सालाना ₹1,00,000 तय कर लेते हैं। बहुत पुराना कोई सवाल होगा, सालाना ₹1,00,000 तय कर लेते हैं, तो ₹1,00,000 जो है वो मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। कौन किसको कितने पैसे देगा? प्रिंसिपल आपको, आपको यू से मुराद आपका अपना नाम है। प्रिंसिपल आपको पैसे देंगे कितने? लाख। और आप किसको पैसे देंगे? जमादारों को। आप किसको पैसे देंगे? जमादारों को। अब तीन पार्टीज वो नहीं जो रीइंबर्समेंट और वो वाली हैं, वो तीन पार्टीज नहीं। अच्छा, अब एक तो मोहतरम है सेलर ऑफ सर्विसेज और एक है बायर ऑफ सर्विसेज। ठीक है जी, सेलर ऑफ सर्विसेज आप हैं यू, और बायर ऑफ सर्विसेज कॉलेज है। डन जी, आप हैं और आपने इनसे पैसे लेने हैं। ये आपका होगा पाया, यानी जो पैसे आपको आए। और इस पाने के लिए आपको पता है जिंदगी में कभी कभी ईद की छुट्टियां भी खोनी पड़ती हैं। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इस पाने के लिए, यानी कॉलेज से पैसे लेने के लिए, आपको सड़क पे जाके मुख्तलिफ बंदों को कहना पड़ेगा कि तुम हुकूमत की बिहाफ पे इधर झाड़ू लगा रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। तो लगा रहे होते हैं ना हुकूमत के बिहाफ पे भी झाड़ू, इधर ही बरकत मार्केट के पास दे। तो आपने उन बंदों को हायर कर लिया। अब आपके दो किस्म के खर्चे होने हैं। नंबर 1 क्लीनिंग मटेरियल, स्वीप लाल कलर का डाल दें और सब साफ हो जाए। स्वीप खरीदेंगे, वाइपर खरीदेंगे, पोचियां खरीद, और पता नहीं क्या क्या चीजें आप खरीदना शुरू करेंगे, खरीदते और बंदों को हायर करेंगे, और बंदों को हायर करके जो है वो आप उनको तनख्वाहें देना शुरू करेंगे। और आना सिर्फ लाख है। आना क्या है? लाख। व्हेन यू केम होम, अल्लाह का शुक्र है सारे घर आते हैं। व्हेन यू केम होम, जब आप घर आए, यू एस्टिमेटेड योर कॉस्ट्स। आपने कहा बंदे भी रखने हैं, वाइपर भी खरीदने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। अम्मी ने कहा बेटा क्या हुआ है? अम्मी बंदे ही 90,000 मांग रहे हैं, और वाइपर, क्लीनिंग मटेरियल और जबर वो सारी चीजें मिला। अम्मी मैं गया। बेटा ठहर जा। अम्मी मैं गया अम्मी। तो मेरा तो खर्चा कितना हो जाना है? मिलना कितना है? और नुकसान नहीं, खर्चा कितना होना है? 160। तो मिलने लाख और खर्चा कितना होना है? 160। सही कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा या गलत कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है? इसकी एक और मिसाल चलें आपको देता हूं। आप ताजा सीए कर रहे हैं, आपको एक दिमाग के अंदर मसला आया, आपने क्या कहा? आपने कहा यार मैं कमाना शुरू करता हूं। तो आप जो है वो किसी जनरल स्टोर पे चले गए और उसको जाके कहा यार आपकी अकाउंटिंग मैं कर देता हूं। और वो वाली अकाउंटिंग आपको पता है आप कर भी सकते हैं। कोई परचेज और सेल हो रही होती है इनके दिन में, कोई है दुकान है, उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह होगी चीज़ों की, तो ये सादा सी अकाउंटिंग आप किसी भी दुकान की कर सकते हैं। तो इस काबिल तो आप हैं, FR2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। उधर कौन सी डिसमेंटलिंग है और ये चीज़ें होनी है सारी, जिनकी आपने प्रोविजनें कैलकुलेट करनी है, डेटर की प्रोविजनें कैलकुलेट करनी है, और सारा कैश सेल पे काम कर रहे होते हैं तकरीबन। तो वो सारा आप लोगों ने उससे कैलकुलेशंस आपने करने को कहा। लेकिन जब आपने देखा ना कि स्टोर बहुत बड़ा है, तो आपने उससे कहा यार मुझे 3 लाख रुपया दे देना सालाना, तो आपकी अकाउंटिंग मैं कर दिया करूंगा। अब इधर आके आपने सोचा कि अपने 3-4 दोस्तों को पकड़ता हूं।
और 3-4 दोस्तों को पकड़ के आपने कहा यार ये काम करो। अब आपके 4 दोस्तों ने आपसे लाख लाख रुपया मांग लिया, यार पूरा साल 2 घंटे में दिया करूंगा, लाख लाख रुपया तो मुझे दे दे। अब आप दीवाना वार घूम रहे हैं इधर उधर, आपको और कोई नहीं मिल रहा। अब 4 बंदे मिले हैं आपको जिनको आपने लाख लाख देना है। आप तो बॉस बनेंगे ना, अब बॉस बन के ठुकेंगे तो बॉस बनेंगे आप। तो 3 लाख रुपया आपको किधर से आएगा? स्टोर वाले से। और लाख 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 रुपया अपने दोस्त नहीं, मुलाजिम, योर बॉस बन के बिस्ती होगी। और आपको नुकसान कितना होगा? 1 लाख का नुकसान होगा। यह नुकसान अवॉइड नहीं हो सकता अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इसको कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए ना तो यह नुकसान फिर अवॉइड नहीं हो सकता, फिर आपके जिम्मे है कि आप उसे सर्विस दें। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, एक प्रोविजन डलवा देते हैं कि पेनल्टी देके जान छुड़वा लो। तो फिर ऐसी सूरत में आप कॉन्ट्रैक्ट को जान भी छुड़वा सकते हैं। वो जरा देखें क्या सिनेरियो है। However, there was a खुशी की क्लॉज इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एक मजे की क्लॉज आपने डलवाई थी कि प्रिंसिपल साहब अगर कुछ हो गया ना, या मेरा इरादा बदल गया, आपको पता है मुझे कभी भी क्या हो जाता है, तो मैंने मुकर जाना है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा यार फिर 23,000 रुपये जो है मुझे तोहफे में दे दी, तो ना तो सफाई वाले ला ना तू आ जा, तो 23,000 रुपये मुझे दे दी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। Assume that we are standing on 31 दिसंबर 20 and no work is done yet. अभी तक काम नहीं हुआ। काम नहीं होगा मतलब है ना बंदों को हमने हायर किया, अगर बंदों को हायर नहीं किया तो काम नहीं किया, अगर काम नहीं किया तो पैसे लेने का हक नहीं बना भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना हमारे जिम्मे है। अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन, कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ तो नहीं लिखा हुआ। कैंसिलेबल एक सूरत में शायद होगा, अगर आप क्या पे कर दें, पेनल्टी। मुफ्त में तो नहीं कैंसिल हो सकता। अब मुझे बता दें, आप घर आके सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगले साल, अभी तो सर्विस दी नहीं, 31 दिसंबर 20 को प्रिंसिपल साहब को मिले थे, आप घर आके क्या सोच रहे हैं, अगले साल मुझे लाख मिलेगा कॉलेज वालों की तरफ से, अगले साल मुझे 1,60,000 जमादारों को देना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूं इससे बचना तो क्या करूं, मैं कितने पैसे देकर जान छुड़ा लूं? बताएं किसकी लाइबिलिटी बुक करें? 23,000 की। क्यों? आप 2 काम करेंगे पेपर में, एग्जामिनर को 2 काम करके देंगे। इफ आई ऑनर, ये डिसीजन मेकिंग टाइप कोई चीज है, एंड इफ आई कैंसल, अगर मैं ऑनर करता हूं तो इनफ्लो 1 लाख, और इस इनफ्लो को कमाने के लिए आउटफ्लो 1,60,000, तो 60 का लॉस आ रहा है। इस 60 को मैं कहूंगा आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो वैसे अच्छा नाम है इसका, लेकिन आउटफ्लो। अगर मैं कैंसिल करता हूं तो प्रिंसिपल साहब से मुझे कितना आएगा? प्रिंसिपल साहब से मैं कितना पे करूंगा जुर्माना? 23। मेरा कितना आउटफ्लो होगा? 23। 60 का नुकसान पसंद करेंगे, 23 का? 60 का। ये को दीवाना बैठा है क्लास में, भाईजान उठो जाओ। 60 का नुकसान बर्दाश्त करेंगे, 23 का? 23 का। तो भाईजान असूल है लोअर ऑफ, ये असूल है जी। 2 कैलकुलेशंस किया करेंगे, लोअर ऑफ की लाइबिलिटी बुक किया करेंगे। एंट्री बता दें। 31 दिसंबर 20 को खड़े होके एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके फायदे कम है और नुकसानात ज्यादा है। अमाउंट बता दें। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, नोट कर लेंगे। क्या हुआ है, बंद कर दिए एसी या बंद करवाने? करवाने हैं। आप ना आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हुआ भाई, आ जाओ आगे, आ जाओ। नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने क्या कहना है यार। भाई आप लाके दे दें आगे। और कुछ किसी ने और कुछ बात करनी? तो कितने जा रहे हैं?
सारे फैसलाबादी इधर आ गए हैं। ओके, ट्राई करें जी अगला सवाल, स्क्रीन से देखें। अच्छा आप नोट कर रहे थे, कर लें। हुआ भाई ये सारा इसी तरह नोट। सुस्तियां जो है ना बंदे को। पढ़ेंगे अगला सवाल। सॉल्यूशन मैंने छुपा दिया, तो छुपा छुपा के ना रखो से तेरा आईना है वो आईना। चलें जी जल्दी पढ़ें, ट्राई करें फिगर्स निकालने की। 29 दिसंबर 2018, साल खत्म होने से 3-4 दिन पहले, 31 दिसंबर कर लेना, 31 दिसंबर वी एंटर्ड इनटू अ 3-year नॉन कैंसिलेबल लीज। 3 साल की नॉन कैंसिलेबल लीज ले लिया है। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो 29 दिसंबर को सोचा कि मैं जेट त्यारे पे कॉलेज आया करूंगा, तो मैंने जो है वो जेट त्यारे की नॉन कैंसिलेबल लीज कर ली, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19, और मुझे एसेट मिलना है 1 जनवरी 19 को। ऑन 31 दिसंबर 18 मैंने रियलाइज किया कि जेट त्यारा मेरे से उड़ नहीं रहा, तो ये कॉलेज कैसे पहुंचेगा। वी रियलाइज दैट दिस इज ऑफ नो यूज। और इधर उधर से लोगों ने पंगे पंगे डाले, लोगों ने कहा भाईजान तुम्हारे घर जेट तैयार है, मौलवी साहब ये अच्छी बात नहीं है, ये बाकियों के दिल में लालच, ये खत्म। अब मैं जाके उधर उनको कह रहा हूँ भाईजान मेरी लीज कैंसिल करो, उन्होंने कहा पढ़ो। मैं कह रहा हूं खुदा के लिए, कहते पढ़ो, नहीं कैंसिल हो सकती। अब ना मैं इधर का ना उधर का, इसी को तो कहते हैं ना मैं इधर का ना उधर का। क्या मतलब, उड़ाने को उड़ा नहीं सकता, पायलट हूं नहीं, उड़ाने को उड़ा नहीं सकता, और वापस करने को आऊं तो वो कह रहे हैं 3 साल की लीज है, एनुअल रेंटल इज 3 लाख, इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल। वरना हम शायद पीवीज उसी तरह निकालते हैं जिस तरह निकालते हैं, इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल। नहीं फाड़ दें क्या मतलब। हाँ, अच्छा अब पेनल्टी की अमाउंट बताएं। नहीं नहीं पेनल्टी 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 साल में नहीं है, तो इसका मतलब है हो सकता है पेनल्टी की क्लॉज एग्रीमेंट में डली ना हो। अब मरता क्या ना करता मैं क्या करूंगा, हर साल 3 लाख दूंगा। पहले साल के एंड पे 3 लाख, और फिर 13 देखूंगा, दूसरे साल के एंड पे 3 लाख 13 देखूंगा, या सवारियां बिठा के किराया लूंगा 13 देखूंगा, और तीसरे साल के एंड पे 3 लाख। तो अब मुझे फ्यूचर में कितना ठुकना नजर आ रहा है, 9 लाख का नुकसान नजर आ रहा है। चलें जी, इनफ्लो 0, जियारत करने के तो पैसे नहीं लगाऊंगा ना, या हो सकता है मैं इसको त्यारे को लगा दूं, बच्चों को कहूं भाईजान आके देखने का 10 रुपए टिकट, तो वो इनफ्लो हो सकता है, हो सकता है, मेरा आपको मजाक नहीं है, तो वो इनफ्लो हो सकता है। टिकट लगा दी मैंने, वहां से कुछ आ गया, लेकिन वो भी इनफ्लो कितना का जाना है। 3 लाख रुपए मेरा किराया, तो बच्चों ने 50-60 रुपए साल के दे देने मुझे, और क्या देने। तो कैंसिल कैंसिल करने की कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज ही नहीं है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। बड़े बड़े लायक आए और आके चले गए, आप लोग भी बड़े लायक बनते हैं, ये सवाल कर दें। 50 रुपए इनाम है, और आपके पास 3 मिनट है, और आप लोगों ने जो है वो हाथ खड़ा करना है। जनरल एंट्री कर दें जल्दी से। प्लीज सॉल्यूशन ही देखना। अब्दुल्ला ऊपर वाली क्लास में पहुंचे, सेकंड फ्लोर पे, जेब में 2-3 50 रुपए के नोट रख के सेकंड फ्लोर क्लास में पहुंचे। 50 रुपए का मतलब समझ लें, इधर देख लें, ये टाइम काउंट नहीं होगा 3 मिनट में। चलें,
वेल डन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला दरमियान में आके खड़े हो जाएं बोर्ड के पास। 50 रुपए के नोट ना निकाल लें एक दो, जरा बच्चों को दिखाएं। चलें जल्दी, दरबारी टिक्का हो गया जी। क्या अमाउंट आई है? ठीक है बस अब आप खामोश हो जाए। चलें अब अगले भाई की बारी। एक ने जवाब बता दिया जी। आ गए यार, एक्सेलेंट। चलें जल्दी ट्राई करें बाकी। भाईजान दोनों अमाउंट्स मैंने आपकी देखनी है, यानी कि जिनमें से लोअर लिया है। ये ना हो कि दूसरी अमाउंट आपकी गलत हो और आपका जवाब सही हो। दोनों अमाउंट्स देखनी है। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल। जी दूसरे साहब दोनों ठीक है। जी उस क्लास में हाथ खड़ा कर दें जिसने कर लिया है। दूसरी क्लास में हाथ खड़ा करें। अब्दुल्ला इनका रजिस्टर लेके चेक करें जो हाथ खड़े करें। अच्छा जी, इधर वाले हजरात खड़े हो जाएं जिन्होंने कर लिया। चलो ठीक है, फिगर्स दिखा दो मुझे बस। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। ऊपर आवाज़ पहुंचते हुए टाइम लगता है उनको 1 मिनट, आधा मिनट हो रहा है। ठीक है, गुड, वेल डन। इफ कैंसिलेबल कोई पैसा नहीं, गलत है। एक्सेलेंट, जबरदस्त। दो मिली भगत हो रही है इधर। 25-25 रुपए करने हैं यार, हाथ दोगी? हाँ ठीक है। अच्छा अब साथ वाले बबलू को झंझोड़ें। बेटा तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है? अब्दुल्ला उधर कितने लोग हैं? 1980 फिगर और 700 देखें रजिस्टर पे। ये खुद मैं आके इनाम दूंगा अब्दुल्ला, आपने नहीं भी बांटने। ठीक है चलें जी। अब्दुल्ला कितने लोग हैं काउंट करके बता दो। बैठ जाए आप हजरात। चलो जी, एग्जाम्पल 14 तसल्ली से समझ लें। 5-7 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में। ऑब्वियसली थोड़ा समझने वाली चीज़ है। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा। एक बार याद रखिएगा, आपने ना ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर को देखना है। जो हो गया ना वो तो मेरे ख्याल से लॉस या प्रॉफिट है, बुक हो गया होगा। आपने देखना किसको है? फ्यूचर को देखना है। यानी कि जिस दिन आप खड़े होंगे फ्यूचर में देखना है रिमेनिंग डिलीवरीज कितनी है। जो डिलीवरीज हो गई हैं उनको कौन लोग देख रहे थे? उनको नहीं देखना। जो करनी है ना सिर्फ उनको देखना है। तो पहली तो बात ये होगी, क्योंकि जो मेरे ख्याल से डिलीवरीज हो गई होंगी उन पे तो लॉस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया होगा। तो लाइबल किसके लिए फील करेंगे? जो लॉस होना है या हो चुका है? होना है। हमारा ईयर एंड क्या है? होते पीछे प्रॉफिट आ रहा हो मुझे नहीं पता जी। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 15। ओके 31 दिसंबर 16। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा। डॉलेंस ने होंडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सप्लाई 5 AC। टू सप्लाई 5 AC। डॉलेंस ने कहा मैं तुम्हें 5 AC दूंगा पर मंथ, हर महीने 5 AC दूंगा फॉर 33। इज इट पाया और खोया? यानी इनफ्लो या आउटफ्लो? पाया, जो मुझे पैसे आएंगे। तो मैं तुम्हें, डॉलेंस ने वादा किया है कि मैं तुम्हें AC बेचूंगा 33,000 का पर यूनिट फॉर 3 years, मुसलसल 3 साल तक। अच्छा 3 साल में वैसे कितने महीने बनते हैं? 1 साल में कितने महीने बनते हैं? 12। 2 साल में 24 और 3 साल में। डॉलेंस ने होंडा से मुसलसल 36 महीने हर महीने 5 AC बेचने का वायदा कर लिया। पहली डिलीवरी कब होनी है? अक्टूबर में। ऑल डिलीवरीज टिल दिसंबर वर मेड ऑन टाइम। अक्टूबर वाली डिलीवरी हो गई, नवंबर वाली हो गई, दिसंबर वाली हो गई। कितनी डिलीवरीज हो गई? 3। टोटल कितने महीने हैं? 36। 36 में से कितने महीनों का स्टॉक डिलीवर हो गया?
3 का। डिलीवरीज सारी गेम 33 डिलीवरीज की है। ऑन 31 दिसंबर 16 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल, अब ये खोए की साइड पे जाने लगे, यानी जो पैसे गए आपकी जेब से। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटेरियल इन लोकल मार्केट डॉलेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज इन फ्यूचर। अच्छा, इसको आपने ये नहीं कहना अवॉइडेबल है, इधर कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं, इससे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं कहना। किसी के दिन में आ रहा था फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, ये इतना नहीं सोचते आप, चले खैर है। फिर ये ऑपरेटिंग लॉस नहीं है बिकॉज इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस वो होते हैं जो आपका फ्यूचर के अंदर अवॉइड हो सके। ये तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं, तो इसको ये नहीं कहना ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं आप। तो अब ऑन 31 दिसंबर 16 ड्यू टू प्राइस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल, डॉलेंस सोच रहे कि चीजें बड़ी महंगी हो जानी है। फ्रॉम 17 यानी वही जो हमारा अगला साल है, फ्रॉम 17 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी 45। ये क्या है? खोया, जो मैं खोऊंगा फ्यूचर में, यानी मेरी जेब से जो पैसे जाएंगे। खोए को आप लॉस ना समझें, इसको आउटफ्लो और इसको इनफ्लो। देयर वॉज अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्लॉज को फारक करें, अभी सबर करें। मैं कहां खड़ा हूं? 31 दिसंबर 16 में कौन सी डिलीवरी हो गई है? अक्टूबर की हो गई है, नवंबर की हो गई है डिलीवरी, दिसंबर की हो गई है। बाकी डिलीवरीज कितनी पड़ी हैं? 33। तो यहां खड़े होकर मैं क्या सोचूं, कितने महीने तक मैंने पैसे देते रहना है? बोले बोले, कितने महीने तक मैंने चीजें बेचती रहना है? 33 महीने तक। और मुझे पैसे आएंगे कितने? इनफ्लो 33 महीने तक 5 एसीओं के कितने? 33,000। यह तकरीबन कोई 700-800 रुपए ले आओ। अच्छा, और आउटफ्लो 33 इंटू 5 एसी। ये पैसे बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, हो सकता है कल 60 रुपए हो। अच्छा, 33 इंटू 10 रुपए के लिए मैं क्लास में हूं, इस तरह ना सोचा करें। 33 इंटू 5 एसी इंटू 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 45,000, 45,000। जी, बड़ी सी फिगर आएगी कोई? 544 रुपीज इन 1000 में मैंने कर लिया। 7425 1980। जी, बता दें, अगर मैं ऑनर करूं कॉन्ट्रैक्ट तो फ्यूचर में कितना नुकसान है? 1980। और अगर मैं ऑनर ना करूं बल्कि कैंसल कर दूं तो फ्यूचर में कितना नुकसान है? 700। क्या पसंद करेंगे? बने नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो हो चुकी है ना, आप कैंसल फ्यूचर। तो 33 महीने अगर मैं जान छुड़ाना चाहता हूं, 33 महीने चीजें बनाऊं फिर बेचूं पागलों की तरह, उसकी जगह मैं कितने पे कर सकता हूं? 700। जैसे भी कर सकते, हाँ हाँ वो भी कर सकते, नेट लॉस में। 1980 आना चाहिए बस। तो एक्सपेंस डेबिट, कुछ लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस लेके डायरेक्ट 33/5 कर दिया, डेट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब गलतियां बताएं, क्या क्या कर रहे थे? 33 नहीं लिया था, कितना लिया था? अच्छा, 1 महीने का नुकसान निकाला था, चलें ठीक है। और कोई गलती की हो? 5 एसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था। और कोई ये भी कह दे मैंने शुरू ही नहीं किया था, प्लीज। कोई ऐसे भी होते हैं ना, बन जाया करें, मैंने शुरू ही नहीं किया था। एक भाई 2 फखर से तारे हम हैं, शुरू ही नहीं किया था हमने। ओके चलें जी, ओके जी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अब पेज 232 पर ये पढ़ लिया या रह गया है? ये पढ़ लिया या रह गया है? भाईजान ये तकरीबन आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद वारंटी है कल। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया या रह गया है? पढ़ लिया है। कौन सा? फ्यूचर ऑपरेटिंग। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया है। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का कंक्लूजन क्या निकला है? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का कोई अंग्रेजी लिखनी आ गई खुदा ना खास्ता, तो इसमें से ना मेन चीजें मैं आपको हाईलाइट करा देता हूं। मेन चीजें घर में जाके स्टैंडर्ड में भी हाईलाइट कर लीजिएगा। मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कैंसल्ड विदाउट पेइंग कंपनसेशन टू अदर पार्टी। समझ आ गई बात? कहते हैं आमतौर पे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं पेनल्टी दिए बगैर, एंड देयरफॉर देयर इज
नो ऑब्लिगेशन। वो तो ऑनरेस बेचारे क्या होने हैं, उसमें तो पेनल्टी भी नहीं देनी, बस कैंसिल करो। आपने किसी से बात की यार, उसने कहा चल यार छोड़, चीज़ें नहीं बेचनी ना बेच, कोई नहीं। प्रिंसिपल साहब से आपने जाकर सॉरी सर मेरे से गलती हो गई थी, वो 1 लाख रुपए वाला मैंने आपसे मुआहदा पकड़ लिया, माजरत। प्रिंसिपल साहब ने कहा जाओ यार बेटा कोई मसला नहीं। तो ये तो ऑनरेस है ही नहीं, फिर ना पेनल्टी देनी है ना ऑनर करना है। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टेब्लिश बोथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टी where events make such a contract onerous, the contract falls within the scope of this standard and a liability exists which is recognized। जब contract onerous हो जाए तो इस स्टैंडर्ड में आके गिर जाता है। इसमें से कोई लाइनें आपने पेपर में नहीं लिख के आनी। This standard defines an onerous contract as a contract in which the unavoidable cost, ऐसे cost unavoidable क्यों हो जाती है हमारे लिए? कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए हैं ना। In which the unavoidable cost of meeting the obligation. What is the cost of meeting the obligation? आसान सी एग्जांपल कोई बताएं। What is the cost of meeting the obligation? What is the cost of meeting the obligation? In which the cost of meeting the obligation under a contract exceed the benefits expected to be received. ये onerous contract की क्या है? Definition. तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो यहां लिख लें, कोई मसला नहीं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट 160 और बेनिफिट्स 1 लाख बढ़ेंगे। अब क्या करें? द अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं अनअवॉइडेबल इस तरह नहीं निकालनी। अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द लीस्ट नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम इट। तो अनअवॉइडेबल को 160 नहीं वो कहना चाह रहा, वो डिफरेंट तरीके से चल रहा है। चलें, द अनअवॉइडेबल कॉस्ट रिफ्लेक्ट द लीस्ट नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कम से कम कितना दे के आप निकल सकते हो बाहर? विच इज लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट। कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट कितना? नहीं 60 एंड एनी कंपनसेशन 23। इस तरह कर लें, वो वाला छोड़ें। आप पेपर में क्या लिख के आएंगे? दीज आर द अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर अ which reflect the least net cost of exiting from contract, which is lower of fulfilling it and compensation or penalties। अच्छा, आई क्या वैसे स्काई ब्लू वाली लाइन लिखता है बस सॉल्यूशंस में, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखता, बस स्काई ब्लू वाली लाइन आई क्या अपने ज्यादा लिखी होती है सॉल्यूशन में। द प्रोविजन फॉर onerous contract should be recorded at lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties। यार आप लोग एक चीज अब भूल रहे होंगे सारे, मुझे 100% यकीन है कि ये सारी प्रोविजंस है ना, तो 3 बातें तो हर सवाल में आपको खुद मेरे से पूछनी चाहिए थी। पास्ट इवेंट क्या है, और प्रोबेबल आउटफ्लो है, और रिलायबल एस्टीमेट। पास्ट इवेंट्स क्या है जो सुबह से हम लगे हुए हैं? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या था? पास्ट इवेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का लेना कहाँ, अनाउंसमेंट था इसमें पास्ट इवेंट। इसमें कौन सा पास्ट इवेंट था? अनाउंसमेंट। और इधर कौन सा पास्ट इवेंट है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। और रिलायबल एस्टीमेट का डाटा तो अल्लाह का शुक्र है सवाल में दिया हुआ था, और पेमेंट भी प्रोबेबल आउटफ्लो है क्योंकि अगले बंदों से कॉन्ट्रैक्ट करके हम फंस चुके हैं। तो वो तीनों शराइत तो अपनी जगह हैं हर सवाल के लिए। प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड व्हेन 3 कंडीशंस आर मेट। ये तो प्रोविजन के बेसिक रूल्स हैं। ये जो हम अब आज और कल कर रहे हैं, ये प्रोविजन के बेसिक रूल है या उनकी शाखें हैं? ये उनकी शाखें करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है यार हमारा? फ्यूचर। और नहीं वारंटी वाला नहीं करना आज, नया कॉन्सेप्ट नहीं करना। आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? दोबारा क्यों आ रहा है ये? दोबारा क्यों आ रहा है? हमने तो पढ़ लिया है, प्रोविजन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। हमने एक दफा पहले भी तो पढ़ा है, रिस्ट्रक्चरिंग में पढ़ा है ना। अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग ना हो और फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉस आ जाए? कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह ना होनी हो, फिर भी फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉस आ जाए? देखें इधर, देखें इधर, नेस्ले वाले हैं, वो कहते हैं हमारी जान चली जाएगी, हम जूस को बनाना बंद नहीं करेंगे। हमारी जान चली जाएगी, जूस को बनाना बंद नहीं करेंगे, बस एक नाम हमारा जूस की वजह से बना हुआ है, हम बेचते रहेंगे। किसी ने कहा यार अगले साल मैंगो बड़ा महंगा हो रहा है। उन्होंने कहा हम कौन सा मैंगो डालते हैं, सॉरी। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो नहीं होती। अच्छा, तो अब नेस्ले वालों को किसी ने कहा कि यार अगले साल मैंगो बड़ा महंगा हो रहा है, तो तुम लोग कोई हया करो, यहां पे खड़े हो नेस्ले वालों,
I have not made any announcement to close the Manjo juice. Manjo juice close करने की मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की. Is it a restructuring type scenario या नॉर्मल बिजनेस है कोई? तो नॉर्मल बिजनेस के लिए भी तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस जरा मुझे पढ़ाने दें. फीस दी हुई आपने. नॉर्मल बिजनेस के लिए भी तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस हो सकता है. तो मुझे यहां खड़े होकर किसी ने बताया, नेस्ले वालों ने, कि यार जूस का डिवीजन ना अगले साल आपने कितने जूस के डब्बे बनाने हैं. हमने कहा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कम से कम 7 लाख डब्बे तो मैं बनाऊंगा जूस के. 7 लाख डब्बे तो मैं इंशाल्लाह प्रोड्यूस करूंगा. पड़े हुए अगर वो सस्ते बिकने वो मैं बात नहीं करा, वो कहना भी लॉस टाइप चीज होगी. तो यहां खड़े होकर मुझे फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है? 7 लाख डब्बे बनाऊंगा, बनाकर बेचूंगा, और मेरा कोई इरादा नहीं इस डिवीजन को क्लोज करने का. तो आपने नेस्ले वालों को मशवरा दिया यार इसकी ना लाइबिलिटी बुक कर लो. ये 7 लाख डब्बे जो हैं इनकी लाइबिलिटी बुक कर लो. क्या सेल करने हैं आपने 70 के और आपकी कॉस्ट आनी है इन पे 72, तो 2 रुपए जरब 7 लाख डब्बे, इसकी लाइबिलिटी बुक कर लो. बोले लाइबिलिटी बुक होगी? ये लॉस अवॉइड हो सकता है. लेकिन अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए 7 लाख डब्बे बेचने का और वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है और वो 7 लाख डब्बे बेचने ही बेचने हैं, फिर ये क्या बन जाएगा? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस या ऑनरेस? थोड़ा समझ आ रहा है चीजों में फर्क? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में जल्दी बताएं. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में बारीक सा फर्क समझ आया? नेस्ले वाले अगले साल, अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे कॉलेज वालों ने कोई माहिदा किया हुआ है कि अगले सेशन में पढ़ाएंगे आपको? कोई माहिदा किया हुआ है? कोई आपने फीस जमा करा दी और कोई एग्रीमेंट साइन हो गया, कोई माहिदा किया हुआ है? अब अगर कॉलेज वालों को खड़े होकर आप कहते हैं जी अगले सेशन में मुझे लग रहा है आपको लॉस आने, इज इट अ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस और इज इट एन ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट? और अगर कॉलेज वाले अगले सेशन की आपसे एडवांस फीस पकड़ के आपसे वादा कर चुके हैं कि अगला सेशन हम आपको इस टीचर से पढ़वाएंगे, उसके बाद आप कॉलेज वालों को जाके बताएं कि मोहतरम ये बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग का किराया बढ़ने लगा है और ये फलाने खर्चे होने लगे हैं आपके, खुदा के लिए तैयार हो जाओ अगले 6 महीने में, मुझे पता है आपके साथ क्या होनी है. इज इट ए फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस और इज इट एन ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया फर्क ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस. कैन बी बिकॉज देयर इज नो बाइंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट then it is not future operating loss. ये जो अभी मिसाल की है मैंने डॉलेंस वाली, why it is not avoidable? Why it is not avoidable? हम फंस गए हैं कैसे? कॉन्ट्रैक्ट करके. एंड why this 7 लाख डब्बे की प्रोडक्शन इज अवॉइडेबल? क्योंकि ये हमने किसी 7 लाख डब्बे तो 7 लाख लोगों को बेचने हैं और उनसे तो हमने कोई वादा किया नहीं हुआ कि नेस्ले वालों ने आपको डब्बे बेचने हैं. नेस्ले वालों ने हमसे वादा किया हुआ अगले साल डब्बे बेचने का? सोच के बताएं. नेस्ले वालों ने हमसे कोई वादा नहीं किया अगले साल डब्बे बेचने का. और अगर आप उन नेस्ले वालों को डराएं भी जाके कि अगले साल आपको लॉस आएगा, बंद कर देंगे, तो वो कहेंगे हम डिवीजन क्या कर सकते हैं. लेकिन एक मशवरा है नेस्ले वालों को कि ना इंपेयरमेंट टेस्ट वगैरह कर लें अपनी फैक्ट्री का, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह और फैक्ट्री की ये चीज़ें ना, इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें. क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको लॉसेज आने हैं ना, तो IS 36 में रिकवरेबल अमाउंट्स वगैरह जो एसेट्स की है ना, उनमें को फड्डा हो सकता है. रिकवरेबल अमाउंट पता है ना, ये रिकवरेबल अमाउंट और वैल्यू इन यूज निकलती हैं और वो सारा कैलकुलेशंस होती है. तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है. लेकिन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के लिए यू आर नॉट फीलिंग लायबल टुवर्ड्स एनीवन. अब होमवर्क आज का कोई नहीं है बिकॉज ये जो आज दूसरी हमारी क्लास होगी तो इस वजह से होमवर्क कोई नहीं है. और वो जो सवाल मैं कहूँगा वो भी क्लास में ही करना पड़ेगा, वो आपको होमवर्क में जाके दोबारा नहीं करना पड़ेगा. अच्छा इधर देख लें, अंग्रेजी पढ़ लें. बारीक सा फर्क बता दें फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में. ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस मींस ऑपरेट करें ना करें मर्जी है, हमारी मर्जी है. आप आज किसी दुकानदार को सड़क पे जाते हुए कह दें यार तुझे पता है कि दुकानों के किराए बढ़ रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, तुझे नुकसान हो जाने चावल आटा गंदम दालें बेचने पे, जल्दी बताएं इज इट ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट और इज इट फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस? क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी दुकानदार ने आप लोगों से मुआहदा नहीं किया होता कि अगले साल मैं आपको इतना आटा गंदम चावल बेचूंगा. कट बुक बार कट बैगों कट. अब्दुल्ला 50 के नोट ले आए हो आप? ओके. प्रोविजन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस.
प्रोविजन shall not be recorded for future loss. फ्यूचर लॉस की प्रोविजन बुक नहीं होगी. डन. अच्छा, फिर करें क्या? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट नहीं करता. और प्रोविजन के क्राइटेरिया जो 14 पैरा 14 में वो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट. तो कहता है ये कुछ भी नहीं है. चलें ये लाइन तो छोड़ें, ये लाइन आप इतनी सी लिखाइएगा. अगर पेपर में कभी आ गया ना तो ये लाइन इतनी सी लिखाइएगा. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की प्रोविजन नहीं होती और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी. अभी मैं आपको डायग्राम बनाने दूंगा. इधर 65 वाली लाइन बता दें जो अक्सर बच्चे इसमें मिस कराते हैं और आईकैप के सोल्यूशन में जरूर लिखी होती है. एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग इज एन इंडिकेशन दैट सर्टन एसेट्स ऑफ द ऑपरेशन. ऑपरेशन क्या मतलब? जो जूस वाले ऑपरेशंस मे बी एन एंटिटी टेस्ट दोज एसेट्स फॉर इंपेयरमेंट अंडर IAS 36. तो ये जगह है ना, यहां पे आप ना ये बनाएं और बता दें 14 लाख की एंट्री. सर 14 लाख कहां से आ गया? 14 लाख कहां से आ गया? 2,07 लाख की जनरल एंट्री. नो जनरल एंट्री, क्योंकि आपको नेस्ले का बिजनेस पता है, उन्होंने हमारे से मुआहदे नहीं किए हुए जूस के डब्बे बेचने के. नो जनरल एंट्री. 2,07 लाख. दिस इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस. कंक्लूजन, नो प्रोविजन एंड टेस्ट इंपेयरमेंट. इंपेयरमेंट टेस्ट से इनको गुजारें. जी अब्दुल्ला ले आओ पैसे. अब अब्दुल्ला पैसे ठीक है जी, इंशाल्लाह 3:15 बजे मिलते हैं. कौन कौन था?